फंक्शनल ओवा, ठीक है। 136 का सी ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या है, oogonems start to proliferate and give rise to functional ova in regular cycle from puberty onward. सी sperm release from seminal tubule और highly motile, उतना मोटाइल नहीं होता बेटा वो, क्योंकि तब उसके पास एनर्जी उतना रहता ही नहीं है। एनर्जी कब मिलता है, जब सेमेन से कंबाइन होता है, ठीक है। तो 136 का डी ऑप्शन सही होगा बेटा। इसको करेक्शन आज करवा लेना। हाँ और बोलो। 145 सर ऑनलाइन में क्वेश्चन नंबर 10। ऑनलाइन का भी नहीं देखूंगा बेटा, मेरे को ना मैसेज कर दिया रहना। नहीं दिख रहे थे। ऑनलाइन में क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन तो सेम है बेटा। Yes, sir. Sir, which of the following hormone is not secreted by human placenta? Which of the following hormone is not secreted by human placenta? एससीजी होता है, यस नॉट सिक्रेटेड बोल रहा है। सर एलएच। Yes, sir. LH की है सर, तो उसमें रॉन्ग दिखा रहा है। नहीं, इसका आंसर डी करो, एलएच होगा इसका आंसर, ठीक है। Yes, sir. और क्या है सर उसके जस्ट नेक्स्ट वाला क्वेश्चन फिर। The vas deferens receive duct from seminal vesicle and opens into ejaculatory duct होगा। Yes, sir. इसमें भी गलत आंसर दिखा रहा है। 146 का Yes, बी। सर इसमें अरे वहां मैं ductile है करेक्शन, correct आप लोगों को मिला नहीं होगा, मैं डंगनिया में कल क्लास दिया था तो मैं करेक्शन करवा दिया था। अच्छा और बताओ। हाँ बेटा 152 देखो। In given diagram, find out names of structure mentioned as A, B, C, D and correlate them with their character. A is acrosome, B is middle piece, क्या होगा उसमें, नेबेनकर्न। और डी ऑप्शन, डी जो रहता है वो उसमें क्या रहेगा, न्यूक्लियस एंड हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। बी मिडिल पीस इज पैराअरेंजमेंट ऑफ सेंट्रियोल कॉल्ड नेबेनकर्न, ये गलत है। अच्छा 152 का आंसर क्या दिया है, डी दिया हुआ है, वही तो है बेटा, क्या डाउट है, हैं? डिप्लॉइड नहीं होता बेटा, गैमेट हैप्लॉइड होता है। हाँ जो भी गैमेट होगा एग या स्पर्म वो हैप्लॉइड होता है। और कौन सा क्वेश्चन में है, एक और क्वेश्चन में था यार, रुको मैं बता रहा हूँ। 180 में मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन, 180 का आंसर भी ठीक तो है। अरे बाबा पी फॉर प्रेगनेंसी, पी फॉर प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन होगा तो प्रेगनेंसी होगा, प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगा, और प्रेगनेंसी नहीं होगा तो मेंस्ट्रुएशन होगा। क्लियर है भैया सबको, बोलो ऑनलाइन Yes, वाले sir. लोग। मैं कल एक बच्ची और एक क्वेश्चन पूछी थी सर फिर हम लोग के ऑनलाइन वाले टेस्ट में मार्क्स बढ़ेगा ना? और उसको करेक्शन करवाना है बेटा, आप लोग करेक्शन करवा लेना, टेकू को बोल के, टाइम मैडम को बोल के करवा लेना करेक्शन, ठीक है, वो मैं कर दूंगा। सर इसका Yes. आंसर एक बार बता दीजिए ना। द मेम्ब्रेनस कवर ऑफ द ओवम एट ओव्यूलेशन इज। कौन सा क्वेश्चन बेटा, सर क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या 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 बोले आप, द मेम्ब्रेनस कवर ऑफ द ओवम एट ओव्यूलेशन इज। यस सर। मैम हाँ जोना सॉरी जोना पेलुसिडा होगा ना बेटा, 148 का सी होना चाहिए। अरे बाबा यस सर, बट गलत उसमें है, गलत 148 दिखा का रहा सी है। है, हाँ सी है, 148 का सी है, 148 का सी है। ठीक है, यस सर। मेम्ब्रेनस कवरिंग बोला, सेलुलर कवरिंग नहीं बोला, सेलुलर कवरिंग होता तो कोरोना रेडिएटा आता है, ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार।
ठीक है, जोना पेलुसिडा कई बार आ चुका है। 148 का सी होगा। और कुछ है क्या इसमें? बाकी सब बन गया बेटा? यस सर, बाकी सब बन गया। Yes. ये एकदम टिपिकल एनसीईआरटी पेज है, बहुत ज्यादा इधर उधर का मैं पूछता नहीं हूँ। बस ये है कि कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, गलती आपको नहीं करना है ना? बाकी सब क्वेश्चन बन जाएगा। और इससे ज्यादा कोई टफ लेवल का नीट में नहीं आता, आप उम्मीद मत रखिएगा। आकाश पाताल एलियन वेलियन कहीं का भी क्वेश्चन ले करके टेंशन में मत आना, इतना भारी भारी क्वेश्चन आता है करके, वो सिर्फ अपना लेवल ऊपर करने के लिए। बायो में मैं जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा हूँ उससे ज्यादा कुछ नहीं आता नीट में। 95% के आसपास लगभग लगभग वही क्वेश्चन आता है जो मैं सेट करता हूँ। ठीक है, चलो बॉटनी का बन गया सब? Yes, sir. यस सर। सर उसमें भी कुछ करेक्शन थे तो कल मैम डिस्कस कर रही थी। कल डिस्कस कर लो। हाँ। चलो हो गया ना? और किसी कुछ डाउट है क्या? बाकी सब बन गया है? यस सर। कहाँ लगा था? टेस्ट में? टेंशन क्यों देंगे भाई? चलो मैं देखता हूँ, है ना, मेरे को नहीं मालूम है, मैं देखता हूँ। चलिए, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं रहता ना, बुक से ही रहता है ना कि सिलेबस है? हाँ तो वो गलती आपकी है। ये तो आप कोई सा भी बेटा, जैसे अब मैं पढ़ा दिया, कोई सा भी क्वेश्चन कोई सा भी बुक से सॉल्व करो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबसे बनेगा 89। ज्यादा नहीं थे, वो सिलेक्टेड है, पहले वो करो। हाँ तो क्या हो गया, दुनिया में बहुत सारा बुक है, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन मिलता है बेटा। चलो मैं देखता हूँ बात, ठीक है। तब जैसा कुछ नहीं होता है, ये होगा या तो वो चीज आप पढ़े नहीं हो या वैसा आप क्वेश्चन देखे नहीं हो। चलो तो अब चैप्टर चालू करते हैं। एक मेरे को, अच्छा मैं आप लोगों को नोट्स भेजा ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, प्रिंट आउट नहीं करवाया? यस सर। शर्म आना चाहिए। हाँ, प्रिंट आउट नहीं करवाया? निखत कहाँ गई? निखत, अच्छा सॉरी, ये अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना और नया रिकॉर्डिंग चालू करना। चलो आप नए स्टूडेंट हो बेटा? तो नया चैप्टर चालू करते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अब सबसे पहली बात हेल्थ क्या है? हेल्थ का मतलब होता है बेटा फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, मेंटल वेल बीइंग, सोशल भी। ठीक है, वेल बीइंग मतलब अगर सही तरीके से है कोई, है ना, फिजिकली ठीक है, मेंटली ठीक है, फिजियोलॉजिकली ठीक है, समझ आ रहा है बात, उसको अपन एक नॉर्मल हेल्थ बोलते हैं। समझ आ रहा है? वैसे ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी होता है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी जो रहता है ये हेल्थ ही है एक प्रकार से, क्योंकि अगर रिप्रोडक्टिवली कोई पर्सन हेल्दी है, मतलब भाई उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स नॉर्मल हेल्दी कंडीशन में है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स नॉर्मल वर्क कर रहा है जिसके कारण गैमेट प्रोडक्शन हो रहा है, या फिर जैसे फीमेल्स हैं तो रिप्रोडक्शन जो हो पा रहा है वो हो रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है? फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन अब हम पढ़ चुके हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फीमेल्स में, मेल्स में स्पर्म प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, ऑल आर नॉर्मल, है ना, विदाउट एनी डिसीज, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। समझ आ रहा है बात? ठीक,
चलो, तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कुछ प्रॉब्लम है ना, और कुछ स्ट्रेटजीज, और हम थोड़ा सा एक पहले से जाके मतलब हिस्ट्री में जाके अगर हम चीजों को देखें तो हम देखेंगे कि भाई इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री है जिसने जिसने कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोग्राम्स लॉन्च। अब ये कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोग्राम्स का मतलब क्या है कि इन्होंने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया। फैमिली प्लानिंग समझते हैं क्या होता है? फैमिली प्लानिंग 2 बच्चे 3 बच्चे नहीं बेटा, फैमिली प्लानिंग मतलब स्मॉल फैमिली नॉर्म, मतलब आप जो है बहुत सारे बच्चे पैदा ना करें, नॉर्मल बच्चे रहें, ठीक है, ये फैमिली प्लानिंग। ये आप लोगों को दिखने में दिक्कत जा रहा है, ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से आप सभी लोग ये पूरा जो बेंच है इसको इधर कर लो, पूरे बेंच पे इधर कर लो, कर लो कर लो। सब पूरा आप लोग पूरा ऐसा कर लो। हाँ पूरा इधर कर लो। हाँ तो अब बेटा देखो, जब देश आजाद हुआ उस समय हमारे देश का पॉपुलेशन करीब करीब 35 करोड़ के आसपास। कितना था? 35 का मतलब कितना होता है? कितना होता है? 35 करोड़ के आसपास, ठीक है, 35-40 करोड़ के आसपास था, ठीक है, जब हमारा देश आजाद हुआ। तो उसके बाद लगा होगा, फिर भी उस समय 35 करोड़ था। जो हमारे पास संसाधन है जो है वो आज भी है, पहले भी वही था, और कम हुआ है, पहले तो और ज्यादा था, हमारे पास रिसोर्सेस और ज्यादा थे और कम हुआ है, ठीक है। तो ये सब के बावजूद हमारा पॉपुलेशन जो है इतना ज्यादा था, अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेस, अकॉर्डिंग टू फूड, है ना, फूड हैबिटेट, मतलब रोटी कपड़ा मकान के रेशियो में, प्रपोर्शन में देखें तो हमारा जो पॉपुलेशन था वो काफी ज्यादा था, और इंडिया जो है काफी गरीब देशों में आता था, समझ आ रहा बात, पिछड़ा हुआ देश में आता था। तो भाई सीधी सी बात है, नौकरी कपड़ा मकान रोटी ये सब का काफी ज्यादा प्रॉब्लम था। तो गवर्नमेंट ने देखा है इतना पॉपुलेशन है, एक एक घर में 5-5 बच्चे 8-8 बच्चे 10-10 बच्चे हैं, प्रॉब्लम जा रही है, छोटा सा घर है, इससे बीमारियां भी फैलती हैं। अगर क्राउडिंग ज्यादा होती है तो बीमारी ज्यादा होता है। जैसे मैं श्रीनगर में रहता हूँ, श्रीनगर में जब सेकेंड कोविड का जब लहर आया था, तो उस एरिया, वो एरिया जो रहता है रायपुर का मोस्ट मोस्ट मतलब टॉप 5 हॉटस्पॉट में से एक, मालूम है भैया? मन ठीक है, मेरे को नहीं मालूम, बढ़िया मस्त वहां पर क्लिनिक चला रहा था, ठीक है, मेरा घर वहां नहीं है। तो इतना ज्यादा क्राउडिंग है वहां पर, इतना ज्यादा क्राउडिंग, मतलब घर एकदम चिपक चिपक के बने, इवन रोड इतना, मतलब लोग जो है थोड़ा सा पार्किंग का भी स्पेस नहीं है कई घरों में, ऐसा बनाते हैं लोग, भाई उनको रहने के लिए ज्यादा चाहिए, फ्री स्पेस कई लोगों को सर कम चाहिए, कहाँ? जैसे आप लोगों के घरों में। हाँ बेटा, सर कहाँ? रायपुर में? रायपुर में श्रीनगर वाले एरिया, बहुत सारे एरिया में ऐसा होता है, बहुत सारी कॉलोनीज में ऐसे ही है जहाँ पर घर एकदम चिपक चिपक के बनता है, एक घर से दूसरा घर एकदम चिपक के बना हुआ है, ठीक है, और फ्री स्पेस नहीं है, पूरा कमरा कमरा हॉल सब बना दिए हैं, पार्क है ना, फ्री स्पेस बरामदा वरामदा होता है वैसा नहीं है, ठीक है, आगे पीछे पूरा भरा हुआ है, रोड जो उस पार इस पार पूरा घर बना हुआ है। इवन तो रोड जो होता है उसमें भी नाली के ऊपर से सीढ़ी बना हुआ है अंदर, घर के अंदर जाने के लिए। तो 20 फीट का जो रोड होता है वो 15 फीट का हो जाता है, 2-2.5 फीट इधर घेरते, 2-2.5 फीट इधर घेरते, घेर लिए, क्या जरूरत है तो बना लिए सीढ़ी वीढ़ी, तो नाली के ऊपर से तो उससे रोड छोड़, लेकिन ठीक है, क्राउडिंग होने से क्या होता है बेटा कि लोग आसपास ज्यादा लोग रहेंगे तो कोई भी जो इन्फेक्शियस डिसीज है वो स्प्रेड होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो अभी ये कोविड में ऐसा हुआ था ऐसे जगह में, और मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मेरा मेरा घर थोड़ा ओपन है, ओपन स्पेस में बड़ा सा वो है, मतलब फ्री स्पेस है, आंगन जैसा बोलते हैं, ठीक है, और आजू बाजू काफी पेड़ हैं, और आगे पीछे भी बहुत ज्यादा घर से चिपके चिपके नहीं है, तो उससे क्या थोड़ा सा ना भाई, क्राउडिंग कम होने से कंटेजियस जो डिसीजेस होते हैं थोड़ा सा कम स्प्रेड होता है, ठीक। तो कुल मिलाकर के पॉपुलेशन अगर बढ़ता है तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ेगी। क्या? कोविड। क्या बढ़ेगा भैया? बेरोजगारी बढ़ेगी, घर रोटी कपड़ा मकान बीमारियां ये सब की प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो इंडिया जो रहता है दुनिया में ऐसा पहला कंट्री था जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया। ये एक कहानी के जैसा है, कायदे से इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन ऐसी कहानियों से जो आप शुरू में बहुत सारा देखोगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज, ये सारी चीजें जो आप देखोगे ये सब क्या है, और उसके बाद भी आपको काफी सारा जो टॉपिक्स मिलेगा, लाइक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बर्थ कंट्रोल,
ये जो दो टॉपिक हैं ये सब कहानी के जैसे है हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है, समझ आ रहा बात। तो हमको क्या देखना है भाई, अभी कहानी के जैसे देखना है, दो टॉपिक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। तो मैं सबको मिला जुला के बताता हूँ, ठीक है। तो 1951 में जब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चालू हुआ, उस समय तक मालूम है बेटा, आप लोगों के भी कई फैमिली में से होंगे जो आपके दादा लोग 6-7 भाई होंगे, या आपके फादर लोग में भी 7-8 भाई हो, 6 भाई हो, भाई बहन मिला के 8 लोग हो, 9 लोग हो, 10 लोग हो। जैसे मेरी कजन सिस्टर है, दुर्ग में रहती हैं, तो जो मेरी कजन सिस्टर का जिनसे शादी हुआ, मेरे जीजू के जो पिताजी लोग हैं वो लोग 10 भाई हैं। और जो जो कॉलोनी है उसमें आमने सामने सब उन्हीं के फैमिली का मकान है, उनके उनके बच्चों के, उनके बच्चों के बच्चों के। तो जब क्या बोलते हैं, जब बारात आई तो बारात में सबसे ज्यादा उन्हीं के फैमिली के थे। बाहर के आदमी ने बोला भाई तुम इतने लोग, हम लोग क्या क्या करेंगे, तुम लोग नाचते रहोगे, भाई भाई तुम लोग रिश्तेदार लोग, हम लोग क्या करेंगे। तो ये ऐसा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा तो बाकी चीजों की भी दिक्कत आएगी, समझ आ रहा बात, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की भी प्रॉब्लम आएगी। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ का प्रॉब्लम से क्या लेना देना है, ओवर प्रोडक्शन होगा तो मेडिकल फैसिलिटीज भी कॉम्प्रोमाइज होंगी। जैसे कि अगर देखें, इंडिया में जितने हॉस्पिटल्स होने चाहिए कायदे से उतने नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो और कम है, मालूम है ना। सेकेंड वेव जब आया तो हॉस्पिटल कम पड़ गए थे। इसका मतलब यही ना, पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया में जो मेडिकल सर्विसेज है वो बहुत ही कम है। ऐसे ऐसे देखा जाएगा ना, समझ आ रहा बात। उस समय तो और कम था पहले, ठीक है। तो घरों में बच्चा हुआ करते थे, तो घर में बच्चा होते थे तो कई बार मदर की डेथ हो जाती थी, तो कई बार बच्चे की डेथ हो जाती थी, तो कभी कुछ प्रॉब्लम था, कभी कुछ प्रॉब्लम थी। ये सब क्या है, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो इसको ठीक करने के एक स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, फैमिली प्लानिंग। भाई आप कम से कम बच्चे पैदा करो और हॉस्पिटल में जाकर के चाइल्ड प्रोड्यूस करो, समझ आ रहा बात। तो ऐसे पहले जमाने में बहुत स्लोगन वगैरह हुआ करते थे कि हम दो हमारे दो, ऐसे टाइप का कुछ स्लोगन आता था टीवी में, ठीक है। तो ये सब स्लोगन पेपर वेपर एड, गांव में ऐसे दीवारों पे लिख देना, इन सब से क्या अवेयरनेस चलाते थे, इन सब से अवेयरनेस चलाया करते थे गवर्नमेंट, ठीक है। तो हम दो हमारे तीन, हम दो हमारे दो, तो हम दो हमारे तीन अगर आया तो भाई जो बाकी आदमी, हम दो हमारे तीन मतलब 5 हो गए, मतलब 5 बच्चे होते। तो गवर्नमेंट देखी भाई 3 लोग की गलती कर दी है क्या, तो बोले हम दो हमारे दो, एक लड़का एक लड़की। तो हम दो हमारे दो बोलते थे तो 2 दूनी 4, मतलब 4 बच्चे होते थे। तो ऐसे मतलब इतने होते थे, इतना बोलने के बावजूद। तो उसके बाद हम एक हमारे एक, मतलब 1 + 1 2, ठीक है। कितना बच्चे, 2। तो कायदे से अभी ये ऐसा ही चल रहा है, ठीक है। हम एक हमारे एक, ऐसा। चाइना में बैन लग गया था, कई साल तक बैन था। एक बच्चे से ज्यादा हुआ तो बच्चे के साथ जेल जाओगे बेटा, ठीक है, ऐसा रूल था चाइना में। अभी 2 साल पहले ही, कोविड से जस्ट पहले ही ये रूल को हटाया गया है। क्यों? हाँ, ओल्ड पॉपुलेशन बढ़ रहा था, यंग पॉपुलेशन कम हो रहे थे चाइना, जिसके कारण मैन पावर कम होगा। तो बहुत इंडस्ट्रीज है ना बेटा, दुनिया भर के जो कंपनी है उनकी, जो उनकी कंपनी, दुनिया भर के जो ब्रांड्स हैं उनकी कंपनी चाइना में, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, टेस्ला वेस्ला, एप्पल वेप्पल, गूगल, बहुत सारी कंपनीज वहाँ पे, है ना, समझ आ रहा बात। तो उसको हटाया गया ताकि यंग पॉपुलेशन फिर से बढ़े, मैन पावर बढ़े, ठीक है। तो ये सारा चीज जो रहता है, इसको हटाने के लिए जो हो सकता था गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाया, बोला कि भैया आप जो है बच्चे भी पैदा कर रहे हो तो हॉस्पिटल में पैदा करो, इससे क्या होगा, मदर और चाइल्ड दोनों सेफ रहेंगे, ठीक है। तो हमारे इंडिया में ये सब चालू हुआ बट लागू नहीं हो पाया। हम ऐसा नहीं कर सकते बेटा, चाइना जैसा हम लोग यहाँ पर रूल फॉलो नहीं कर सकते। जैसे ही बोलेंगे एक फैमिली में एक बच्चे से ज्यादा हुआ तो जेल भेज देंगे, दूसरे दिन सरकार गिर जाएगी। क्योंकि हमारा देश जो रहता है वो, उसका कॉन्स्टिट्यूशन अलग तरीके से चलता है। यहाँ पर लोगों को कुछ ज्यादा फ्रीडम है, बाकी देश में उतना फ्रीडम नहीं है बेटा। आप किसी भी देश में जाओगे ना, इंडिया जितना फ्रीडम नहीं है। आपको लगता है यार कहाँ रह रहे हैं हम, बाकी जगह जाओगे ना तो और ज्यादा समझ आएगा
कि अरे यार अपने इंडिया ही भूल गया, कहीं भी थूक दे रहे हैं, कहीं भी कुछ भी कर दे रहे हैं, कचरा फेंक दे रहे हैं, है ना, किसी को गाली दे रहे हैं। यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर का भी कार्टून बना के मैसेज में व्हाट्सअप कर रहे हैं। आप जाओ ना कोरिया वोरिया जाओ, कोरिया चाइना करो, एक बार रशिया रशिया में ऐसा करो, उनका मीम मीम बनाओ, उनका कार्टून बनाओ, सब पता चल जाता है, तुरंत उठा के ले जाएंगे, कहाँ गायब होंगे पता नहीं चले। और यहाँ तो है मजाक मजाक हो रहा है लोगों का। फ्रीडम है, सबको फ्रीडम है यहाँ, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है। चलिए, तो कुछ चीजें मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा इसमें बहुत शॉर्ट में। अच्छा, आप लोगों को मैंने नोट्स दिया है ना? यस सर। चलो नोट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं, फिर इसका जो मेन टॉपिक है उस पर मैं आऊंगा थोड़ी देर बाद। चलिए, अब नोट्स तो आप लोग लाए नहीं हो बेटा, है ना, गलत बात है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मैंने दे दिया है ना? यस सर। अरे यार जेनेटिक्स का दिया, कैसे यस बोली बेटा परमिंदर? सर आप वो उस वाले कोचिंग में भेजे थे ना, तो मैं आई थी तो मेरे पास था। अच्छा, ये आप लोगों का पुराने बैच में दिया हूँ क्या? पुराना वाला यस सर। जो है, हाँ, यस सर, पुराने हाँ। वाले बैच में है। पुराने वाला नहीं आया ना आप लोगों के पास? पुराना वाला ग्रुप में भेजा हूँ मैं, रुको इसमें भेजो, ठीक है। अरे यार, चलो सबके पास है मोबाइल, निकालो, आज हम डिजिटल पढ़ाई करेंगे। इसमें कुछ कुछ चीजें जो है बेटा देखो, आ गया, गुड, हाँ। देखो इसमें कुछ कुछ चीजें मैं रीड करवा रहा हूँ, इसमें ज्यादा समझाने लायक नहीं है, सब कहानी जैसा है, रीडिंग करना रहता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज, क्या क्या बेटा? ओवर पॉपुलेशन, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, दिख रहा है मोबाइल में सबको, गुड। देन उसके बाद ओवर पॉपुलेशन तो मालूम है मतलब क्या होता है, तो दिस प्रोग्राम को क्या बोलते हैं बेटा? ओवर पॉपुलेशन से कम करने का प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। कब चालू हुआ Family था? planning. एग्जाम में आता है 1951, ठीक है, समझ आ रहा है बात? इनिशिएट हुआ एंड गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब चालू हुआ? तो 1952। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है गवर्नमेंट इस पे खर्चा करना चालू किया, टीवी रेडियो पेपर ये सब में अवेयरनेस प्रोग्राम चालू किए, ठीक है। तो दिस प्रोग्राम देयर पॉपुलरली नेम्ड रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, RCH, एग्जाम में आता है RCH, नेक्स्ट टाइम प्रिंट आउट निकाल के रखना, ठीक है। RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है। अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्स एजुकेशन। आप लोग स्कूल में एक बार सेक्स एजुकेशन के लिए एक सिलेबस भी आया था कुछ साल पहले, आप लोग छोटे रहे होंगे, मेरे ख्याल से 10th वगैरह के लिए, तो उसको फिर गवर्नमेंट ने खारिज कर दिया, क्योंकि जब देखा गया कि भी हो सकता है सेक्स एजुकेशन से फायदा किससे ज्यादा नुकसान ना हो, ठीक है, बच्चों के बीच में ये मजाक ना बन जाए, समझ आ रहा है बात, इससे सोसाइटी में कोई बुरा असर ना पड़े, ऐसा करके हटाया गया। बट कायदे से जरूरत है, क्योंकि एक्चुअल में आपको बता दूं, ये ऑनलाइन वाले लोगों को मैं दिख रहा हूँ कि नहीं बेटा? यस सर। यस सर, Yes, दिख sir. रहे हैं। तो नीचे रख देते हैं ना, शायद आ जाए। सेंटर पे होना चाहिए, आप लोगों को दिख रहा है ना बेटा? यस सर। वैसा नहीं, अच्छा, दिख रहा है बेटा? यस सर। हम्म, तो ऊपर, ठीक है ना, दिख रहा है? यस Yes, सर। sir. हाँ,
क्या बता रहा था मैं, क्या बोल रहा था मैं? सेक्स एजुकेशन के ऊपर बता रहे थे सर। हाँ, तो इससे क्या है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 15 से 25 साल जो होता है, दुनिया भर की गलत आदतें सिर्फ इसी एज में हो लगता है। 35-40 साल का कोई अगर है इंसान, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, 40 साल की एज में उसको नशा करने की आदत नहीं लगेगी, बहुत रेयर होता है। या गलत आदतें 40 साल की एज में नहीं आएगा बेटा। जो भी गलत आदतें होती है, लाइक जो भी नशा वगैरह की आदत हो गई, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ठीक है, और सेक्स रिलेटेड जो भी गलत आदतें हैं, ये सारे के सारे 15 to 25 के एज के बीच में ही होता है। क्यों? क्योंकि ये जो एज होता है, इसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हाईली एनर्जेटिक होता है, ब्रेन का परसेप्शन काफी अलग होता है, ठीक है। चीजों को लेकर के हमारे में जानने की, एक्सपीरियंस करने की जो एक्साइटमेंट होता है, ये कई बार हमको गलत चीजों के लिए प्रेरित करता है। प्रेरित मतलब समझते हो? मोटिवेट करता है। समझ आ रहा है बात? इसके उल्टा भी होता है कि हमको कुछ ज्यादा बड़ा करने की, कुछ अच्छा करने की, जीवन में बड़ा नाम करने को भी हमको मोटिवेट करता है। लेकिन हमारे ब्रेन को कुछ गलत और सही के बारे में मालूम नहीं रहता है, ठीक है। हमारे ब्रेन के पास तो एक ही चीज है, पावर, एनर्जी। अब इस पावर और एनर्जी का इस्तेमाल इंसान किस चीज में कर रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है। और वो चीजें सोसाइटी के लिए अच्छी है या बुरी है, वो डिपेंड करती है। समझ आ रहा है बात? तो जो आदतें होती है, इंसान आदतों का गुलाम होता है। आपका आदत इस एज में जैसा बनेगा, आप उसी प्रोपोर्शन में आगे सक्सेसफुल होंगे। समझ आया बात? ब्रेन को आदत के बारे में कुछ नहीं मालूम। ब्रेन सिर्फ हैबिट फॉर्मिंग मशीन है। ब्रेन आदत बनाने का एक मशीन है। समझ आ रहा है? मशीन जैसा ही बोल सकते हो। कोई भी एक आदत हमारे ब्रेन एक बनाता है। क्यों बनाता है ये मैं बता चुका हूँ। ब्रेन हैबिट क्यों बनाता है, कोई भी चीज की आदत ब्रेन में क्यों लगती है? एनर्जी बचाने के लिए। ब्रेन अपनी एनर्जी बचाने के लिए, और उस समय वो दूसरे काम कर सके, इसीलिए एक हैबिट बनाता है। इमेजिन करो कि आप लोग सुबह रोज उठने के बाद आप लोग सोचोगे कि भाई ये ब्रश करना है, ऐसे 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 ऐसे। तो समझ रहे हो आपके दिमाग को कितना सोचने की जरूरत पड़ रही है। अब वही चीज आप रोज कर रहे हो, तो ब्रेन क्या सोचता है, एक ही चीज रोज हो रहा है ना, हैबिट में डाले। पर आप बिना सोचे समझे उठते हो, बाथरूम में जाते हो, ब्रश करना चालू करते हो, आपका काम हो गया। जो भी आपका रूटीन वर्क है वो आप डेली करते हो, उसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि आपके ब्रेन के पास और भी काम है करने की। कुछ इनोवेटिव का वर्क कर सकता है, कुछ नया सोच सकता है, कोई नई चीजें एब्जॉर्ब कर सकता है, मेमोराइज कर सकता है, कुछ नया बना सकता है। तो ब्रेन उसके लिए बना है। तो जिसके लिए इवॉल्व हुआ है ब्रेन, वो काम करेगा ना। वही फालतू का काम, घर से कोचिंग आ रहे हैं, अब इस रास्ते को आप 2 बार 4 बार 10 बार याद करोगे, तो उसके बाद आप याद नहीं करने वाले। उसके बाद तो बेटा जब आप कोचिंग आना बंद कर दोगे, तो आप जब इधर से गुजरोगे तो एक बार इधर मुड़ जाओगे। क्यों? आपके ब्रेन ने वो पाथवे को फिक्स कर दिया है, इधर से इधर जाना है। आप गाना सुनते रहोगे, फिल्म भी देखते रहोगे, तो भी आप पीछे बैठ के दूसरे को बता सकते हो इधर चलना, आगे से इधर मोड़ लेना, आगे से इधर मोड़ लेना, ऐसे मोड़ लेना, उसके बाद रुक जाना। फिक्स पार्ट। आपका नाम आप कभी नहीं भूलोगे। जब भी एक्सीडेंट में, जब भी ट्रॉमा होता है, तो हॉस्पिटल में सबसे पहले पेशेंट का नाम पूछा जाता है। ए भैया, दादा, चाचा, ऐसा नहीं बोला जाता है, उसको उसका नाम पूछा जाता है, ठीक है। अगर वो कॉन्शियस है तो जरूर अपना नाम बताएगा, क्योंकि इंसान हर चीज भूल सकता है, अपना नाम नहीं भूल सकता। अगर नाम भूल गया मतलब मेमोरी डिलीट हो गई उसकी। समझ आ रहा बात? तो मेरा ये बताने का मकसद है कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो इसी एज में होता है, इसीलिए कुछ चीजों को इस एज में बताना जरूरी होता है। समझ आ रहा है? मैक्सिमम पेरेंट्स ये बोलते हैं कि हमारे बच्चे हमारा बात नहीं सुनते। ये कॉमन है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपके ब्रेन को उनकी बात सुनने की आदत होती है और वो हैबिचुअल हो चुका है। यही सुनाते हैं यार, वही कोई बोलते हैं। वही चीज अगर मैं बोलूंगा तो आपको नया लगेगा, क्योंकि मैं एक थर्ड पर्सन, आप मेरे से हैबिचुअल नहीं हुए। समझ आ रहा बात? तो आपका ब्रेन
नहीं जानता कि आप क्या करने वाले हो, आपको उससे कराना है, पॉजिटिव या नेगेटिव वर्क। ठीक है भाई, समझ आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। तो हमेशा जो है ना बेटा, अच्छा बनने की कोशिश करो। आपके ब्रेन को नहीं मालूम है अच्छा और बुरा की आदत, लेकिन आपको मालूम है। एक बार अच्छे की आदत लग गई तो आप अच्छा ही बन लोगे। ठीक है, और बुरा बनना बहुत आसान होता है जीवन, किसी को भी 2 झापड़ मार दोगे बुरे बन जाओगे। क्या क्या दिक्कत, तो ज्यादा टाइम लगता है क्या? नो The सर। knowledge of growth of reproductive organ and STDs. What is STD? Sexually transmitted disease के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जो कि नहीं मालूम। ठीक है। Then birth control device and care of mother and child, prevention of sex abuse and sex related crime. ठीक है। Information about reproduction related problems. ठीक है। ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2013 में 13 क्वेश्चन आया था सिर्फ इसी एक लौते चैप्टर। कितना? 90 में से 13, मतलब है कितने सारे चैप्टर, बहुत सारे चैप्टर हैं। 16 और 22 कितना होता है? 38 चैप्टर में से इस चैप्टर से 13 क्वेश्चन आया था। ठीक है, काफी बड़ा रेशियो। समझ आ रहा है बात? ठीक है, चलिए। तो ये चैप्टर से अभी भी क्वेश्चन काफी अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर से रिलेटेड जो भी चीजें हम इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, आज की सोसाइटी को उसका नॉलेज होना चाहिए। और नीट, एक चीज याद रखना, नीट में बायोलॉजी में स्पेशली वो चीजों को ज्यादा फोकस किया जाता है जो आगे आपके मेडिकल फील्ड में काम आएगा, या सोसाइटी को उसकी जरूरत है। समझ आ रहा है बात? सोसाइटी को उसकी जरूरत है उस नॉलेज की, या नीट में, या फिर आगे चल के जब आप डॉक्टर बनोगे तब वो काम आएगा मेडिकल फील्ड। तो ऐसी चीजें ज्यादा आती है। ठीक है, चलिए। देन प्रॉब्लम्स, दीज आर नेसेसरी टू प्रोवाइड मेडिकल हेल्प एंड केयर फॉर रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम लाइक मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम। बहुत सारे लोगों को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होता है। इनफर्टिलिटी मतलब अनेबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड, ये सब टॉपिक हम पढ़ेंगे। प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम, डिलीवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम, कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? चाइल्ड प्रोड्यूस कैसे ना करें। हाँ, एबॉर्शन इज डिफरेंट। ठीक है, एबॉर्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं मालूम होती हैं, है ना? कब कराना चाहिए, क्या कराना चाहिए, ये सोसाइटी को नहीं मालूम होता है। देन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में लोगों को नहीं मालूम होता है। ठीक है, और ये कैसे स्प्रेड होता है। चलिए, एमनियोसेंटेसिस जो रहता है एक, एक्चुअल में एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस। अब क्या होता है बेटा, जैसे ये मदर का जो वुम्ब है, मदर वुम्ब समझते हो? यस सर। यूट्रस को ही बोलते हैं। तो ये बेबी का जब डेवलपमेंट हो रहा है फिटस का, ठीक है, समझ आ रहा है बात? तो मैंने आपको बताया था, सर बताओ, कि इसके आसपास जो सराउंडिंग फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक। हाँ, एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड। तो क्या करते हैं बेटा, एमनियोटिक फ्लूइड में जो डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो, इसका स्किन के सेल्स भी होंगे, और स्किन का जो सेल होता है उसमें न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होंगे, डीएनए होंगे, जेनेटिक मटेरियल होगा। तो पहले एक प्रोसेस बनाया गया। ठीक है, इसमें क्या करते हैं बेटा, एक नीडल डालते हैं ऐसा। ठीक है, एक नीडल डालते हैं ऐसा, समझ आ रहा बात? उस फ्लूइड को खींच लेते हैं, है ना? सोनोग्राफी गाइडेड रहता है। उस फ्लूइड को ऐसे थोड़ी ना डाल रहे हैं, पता पड़ा है आर पार कर दिए। ठीक है, ऐसा नहीं। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाता है। ये एमनियोटिक फ्लूइड को यहाँ पर, हाँ, ले लिया जाएगा और इसकी स्टडी करते हैं। तो जनरली जो स्टडी होती है वो फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर, फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब जीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो गए, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो गए, कोई भी, समझ आ रहा बात? कोई भी बीमारी के बारे में, जैसे स्पेशली जेनेटिक डिसऑर्डर, क्योंकि सेल्स होगा तो उसमें न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस में आपको क्रोमोसोम्स डीएनए देखते रहना बेटा, सब कुछ। समझ आ रहा बात? तो ये सारा चीज होगा। तो बहुत सारे सिंड्रोम है, जैसे डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, बहुत सारे जो डिसऑर्डर्स हैं उसके बारे में पता लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे कि दुनिया में चला आ रहा है, जब भी इंसान कोई एक अच्छा काम की चीज बनाता है, वहीं दूसरा इंसान उसका मिसयूज भी करना चालू कर देता है। इंसान की फितरत है। मोबाइल बना था बात करने की,
अभी आप लोग बात कम करते हो, सब मिसयूज ज्यादा करते हो। बता रहा हूँ आपको, सब करते हैं, आप लोग मिसयूज ज्यादा करते हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, जबरदस्ती यूट्यूब, और भगवान जाने क्या लंदर फंदर जो भी कर रहे हो आप, ये मिस यूज है। इसकी जरूरत आपको है नहीं, फिर भी कर रहे हैं ना लोग। समझ आ रहा बात? ठीक है। वैसे ही एमनियोसेंटेसिस जो रहता है भैया, ये जेनेटिक डिसऑर्डर, बीमारियों का पता लगाने के लिए ये टेक्निक इजाद किया गया था। लेकिन कुछ होशियार लोग, सेल है, सेल में न्यूक्लियस भी होगा, और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम भी होंगे, क्रोमोसोम में एक्स भी होगा और वाई भी होगा, और अगर एक्स वाई मिला तो ये मेल है, और अगर ये क्रोमोसोम एक्स एक्स मिला तो फीमेल है। तो इससे पता चल गया फीमेल है, तो फिर इसको अबॉर्ट कर दो। फीमेल चाइल्ड को एबॉर्शन करवा दिया जाता है ना, खासतौर पर इंडिया जैसे देश में, हमारे देश में फीमेल चाइल्ड को फीटस में ही मार दिया जाता है। जिस देश में फीमेल गॉडेस की पूजा होती है, जिस देश में सबसे ज्यादा फीमेल गॉड को माना जाता है, वहां पर फीमेल फिटिसाइडिस होता है। फीमेल फिटिसाइडिस मतलब फिटस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है अबॉर्शन के थ्रू। समझ आ रहा बात? तो ये उसका मिसयूज है, ये इसका मिसयूज है। तो मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस समझ आया, फीमेल फिटिसाइडिस। क्लियर हो रहा है सबको, ऑनलाइन वाले लोगों को, बच्चे लोगों को? यस सर। यस सर। चलिए, ये इलीगल होता है, मेनली इलीगल होता है। करीब करीब बेटा अभी आगे आप देखोगे एबॉर्शन या जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में करीब करीब 1/5 पॉपुलेशन को ऐसे ही मारा जाता है, और इंडिया और ऐसे कुछ कंट्रीज जो हैं जिसमें सबसे ज्यादा होता है। बहुत दुख की बात है। रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर, इसको मैं आगे बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में 1974 में हु लॉन्च, अभी तो सबको मालूम होगा WHO का फुल फॉर्म, तो कोविड के बाद से WHO के बारे में सब जानते हैं, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया टू इम्यूनाइज द चिल्ड्रन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड अगेंस्ट 6 कम्युनिकेबल डिसीजेस। व्हाट इज कम्युनिकेबल डिसीजेस? हाँ, जो कंटेजियस होता है, जो एक से दूसरे में फैल सकता है, उसको कम्युनिकेबल डिसीजेस बोला जाता है। आपको कुछ समझ आ रहा है बेटा मेरा लैंग्वेज, न्यू स्टूडेंट? है ना, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि रास्ता तुतला के बात कर रहे हैं। तो आवाज मेरा समझ आ रहा है, और राइटिंग मेरी नहीं समझ आएगी तो आप लोग पूछ लेना। इन लोगों को सबको समझ आ जाता है। आदत हो गई। परंपरा। परंपरा हमारी, स्टूडेंट बोल रही है परंपरा, परंपरा है हमारी क्या? कुछ चीज नहीं समझ आए तो पूछ लेना, शर्माना नहीं। और अगर मैं पूछूं तो क्या करोगे? बोलना है। तो बोलना है, नहीं आता भी बोलना है, नहीं मालूम है करके वो भी बोलना है, लेकिन घबराना नहीं है। आप लोग इसको परंपरा बताते हो? नहीं बताए? ऐसा मत किया करो बेटा। चलो देन नेक्स्ट, स्कूल पैटर्न नहीं करना है, जीवन में आगे बढ़ना है तो दुबक के नहीं रहना है, आगे आना है। जो सबसे ज्यादा एंथुसियास्ट होता है, हर चीज में आगे आने की कोशिश करता है, वही आगे आएगा, सीधी सी बात। देन नेक्स्ट, कम्युनिकेबल डिसीजेस का मतलब होता है जो एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो सकता है, कंटेजियस, लाइक डिप्थीरिया, पर्टूसिस। डिप्थीरिया समझते हो? पर्टूसिस ये सब बैक्टीरियल डिसीज है। पर्टूसिस, वूफिंग कफ पहले बहुत होता था लोगों को, अभी क्या है इसके वैक्सीन लगते हैं। ऐसे खांसते थे वो, ऐसे खांसते थे, ऐसा लग रहा कुत्ता भौंक रहा है। कोई बच्चा खांसता था ना तो कुत्ते के भौंकने जैसा उसका साउंड आता था, इसलिए वूफिंग, समझते हो? वूफिंग मतलब वूफ करना, भौंकने जैसा खांसी। तो ऐसे कोई बाजू वाला पूछ दिया है, अरे क्या वर्मा जी नया कुत्ता पाले हो, बहुत भौंक रहा है। बेटा सॉरी मेरा बेटा खांस रहा है और भौंक रहा है बोलता है। तो ये वूफिंग कफ है। टिटेनस भी बैक्टीरियल डिसीज है। पोलियो पता है आप लोगों को? टिटेनस फेटल है। टिटेनस का इंजेक्शन लगाते हो ना,
हाँ, आप लोग हल्के में लेते हो। और अगर है, नहीं नहीं, ये कम्युनिकेबल मतलब भैया एक से दूसरे में फैलेगा, ये कम्युनिकेबल नहीं है। ठीक है, टिटेनस जो रहता है, टिटेनस तो वो गलती से आ गई। टिटेनस जो रहता है ये बहुत डेडली होता है। लीथल मतलब डेडली, फेटल मतलब डेडली। ठीक है, कई लोगों की डेथ हो जाती है टिटनेस। अब जो टिटेनस का इंजेक्शन लगवाते हैं ना, जब चोट लग गया, स्टंट मार रहे हैं, गिर गया, छिल गया, तो बोलते हैं ना टिटनेस का लगवा लो इंजेक्शन। क्योंकि टिटनेस जो क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी बैक्टीरिया अगर बॉडी में फैल गया तो बेटा डेथ हो जाती है इंसान, बहुत खतरनाक होता है। 10-12 रुपए का वो आता है एम्पुले इंजेक्शन, और 7 रुपए का सिरिंज, 20 रुपए में पूरा आ जाता है दवाई। 50 रुपए लगाने वाला लेगा, 70 रुपए में जान बच जाएगा। और अगर ये इंजेक्शन नहीं लगा तो 70 लाख भी खर्चा कर लेंगे तो कई बार मुश्किल होता है निकाल पाना पेशेंट। बहुत खतरनाक बीमारी है। पोलियो, पोलियो मालूम है, वायरल डिसीज। ठीक है, समझ आ रहा है, पोलियो वायरस से फैलता है। मालूम है ना, इसमें लिम्स जो होते हैं उसमें क्या हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। ट्यूबरकुलोसिस पता है, टीबी है, ये बहुत ज्यादा हाईली इन्फेक्शियस है। देन मीजल्स, स्किन, मीजल्स स्किन का है। डिप्थीरिया में भी वैसे ही थोड़ा सा चेस्ट इन्फेक्शन होता है। ठीक है, देन WHO टारगेट टू कंप्लीट एंड ऑफ 2000, ये सब बहुत सारा कर चुके हैं। बट द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑफ इंडिया वाज लॉन्च इन 1985, मैं भी पैदा नहीं हुआ था। ठीक है, तब से लॉन्च। इट इज नाउ रिपोर्टेड दैट पोलियो इज कंप्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। 2014 में रिपोर्ट आई थी कि भारत अब पोलियो मुक्त देश है। ठीक है, समझ आ रहा है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, इसको मैंने अलग से ऐड किया है। जैसे स्मॉल पॉक्स हट गया बेटा, अब देखा नहीं जाता। ठीक है, चिकन पॉक्स देखा जाता है, स्मॉल पॉक्स अब देखा नहीं जाता है ना, इरेडिकेट हो गया इंडिया से। सर वो थोड़ा ज्यादा खतरनाक होता है। हाँ बोलो बेटा, सर रेणुका बोलो। सर कोरोना कब होगा फिर इरेडिकेट? भैया अब एक बच्ची का सवाल है, कोरोना कब इरेडिकेट होगा? जब वैक्सीनेशन लगवाओगे आप लोग, वैक्सीनेशन कंप्लीट होगा जब, और एक बार बार साल साल में कराना पड़ेगा, फिर धीरे से ये एक नॉर्मल सर्दी खांसी जैसा हो जाएगा। जो नॉर्मल फ्लू है, ये भी जब स्टार्ट हुआ था दुनिया में इंसान को, तो भी ये खतरनाक था, लोग मरते थे। अभी ये नॉर्मल फ्लू है आपके लिए, क्योंकि अब ऑलमोस्ट सबके बॉडी में, सबकी बॉडी उससे रेजिस्टेंट डेवलप करती है। समझ आ रहा है? तो वैसे ही होगा बेटा रेणुका, धीरे से कर लेंगे हम लोग यस सब, इससे भी विजय पा लेंगे। ठीक है, हर चीज पॉसिबल है। देन नेक्स्ट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो, मैं थोड़ा सा डेटा आप लोगों से शेयर करूंगा। पॉपुलेशन क्या होता है? इट आबादी। इट इज डिफाइंड एज the number, total number of individual of a species present in a particular area at a given time, इसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। देखो बेटा, आप लोग क्या हो? पॉपुलेशन हो। पॉपुलेशन जो रहता है वो लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का लिया जाता है, ऐसे 5-10 को पॉपुलेशन नहीं बोलते। ठीक है, एक सिंगल इंसान है तो वो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होगा। फिर वैसे ही 40-50, 30-40-50 लोगों कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी। अब एकदम क्रिकेट स्टेडियम में पॉपुलेशन, समझ आ रहा बात? कैसा होता है पॉपुलेशन। देन नेक्स्ट, द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज अराउंड 2 बिलियन इन 2000 मिलियन, मतलब 2 बिलियन, समझ रहे बात को? इन 1900 में कितना था? 2 बिलियन। समझ रहे बात को? कितना मतलब? 200 करोड़, 200 करोड़ है ना यस सर, 1900 में। अभी कितना है? 7.8 मिलियन, नहीं बिलियन। करीब करीब 8 बिलियन हो गया। अभी इंडिया का सेंसेक्स नहीं हुआ है, 2011 में होना था। सर 10-20 करोड़ तो ऐसे ही 2021 बढ़ में गया। होना था ना, 10 साल बाद होता हाँ है। 21 में होता। 2011 में 2011 का सेंसेक्स हम लोग देखते हैं।
2011 में बस होता है जनगणना, 2021 में होना था बट वो नहीं हुआ कोविड के कारण। घर घर जाके थोड़ी ना पूछेंगे कौन हो, कितने लोग हो, है ना भाई। तो अभी वो होगा, लेकिन अब आधार के बेसिस पर होगा बोल रहे हैं। घर घर जाके बहुत पैसा वेस्ट होता है बेटा जनगणना में। मैन पावर पूरे इंडिया में, समझ रहे हो, हर एक के घर जाके पूछना है कितने लोग हो, बच्चा कितना है, बुजुर्ग कितने हैं, कोई मरने वाला है क्या, कोई पैदा होने वाला है क्या, हाँ सारा चीज पूछते हैं। समझ आ रहा है? तो बहुत मैन पावर, बहुत पैसे खर्च होते हैं। अब क्या है, जितने आधार कार्ड है, IUDI नंबर है, सबसे निकालेंगे भैया इसमें। ऑलमोस्ट सबके पास आधार कार्ड है, छोटे छोटे बच्चों का भी आधार कार्ड है, सबका आधार कार्ड बन रहा है। तो उनको थोड़ा प्लस माइनस देंगे 10%। और कई जो रोड रोड में घूमते रहते हैं उनका आधार कार्ड नहीं है ना, इनको कभी जनगणना में लिया जाता है। कई करोड़ तो ऐसे ही होंगे इंडिया में, जो रोड में या झुग्गी बस्तियों में होते बेचारे लोग, गरीब लोग। समझ आ रहा है? तो आप सोचो कि 6 बिलियन हो गया 2000 में, सन 2000 में 6 बिलियन, कितना बिलियन, कितना परसेंटेज बढ़ा भैया, कितना परसेंट बढ़ा, 300% का इंक्रीमेंट आया, 3 टाइम्स बढ़ गया ना, कितने साल में, वाह 100 साल में बेटा। 1900 के बाद +10 करोगी तो 2000 आएगा। अब आप इमेजिन करो 100 इयर्स में 4 बिलियन पॉपुलेशन बढ़ा है, 400 करोड़ लोग बढ़ गए 100 साल में। लेकिन इमेजिन करो अभी सिर्फ 25 साल हुए हैं, और सब 2022 चल रहा है ना, करीब करीब 7.8 के आसपास चल रहा है अभी बिलियन। इसको राउंड ऑफ 8 बिलियन मानो, इंडिया का सेंसेक्स नहीं हुआ है। 10-20 करोड़ तो बढ़ गए होंगे कि नहीं, है ना भाई। तो आप खुद ही सोचो बेटा कि अभी 25 साल भी नहीं गुजरे हैं, 2 बिलियन और बढ़ गया। नेक्स्ट 25 साल में 2 बिलियन नहीं बेटा, जितने पैदा हुए हैं वो भी तो बच्चा पैदा करेंगे, करीब करीब 2.5 से 3 बिलियन बढ़ जाएंगे। और उसके नेक्स्ट 25 साल में 2075 में 4 मान लो, और उसके नेक्स्ट 3000 सन 3000 में 6 बिलियन और बढ़ जाएंगे। कितना हो जाएगा, अरे बाबा अभी 75 साल में करीब करीब 8-10 बिलियन और बढ़ जाएगा। लोगों को रहने की जगह नहीं मिलेगा। जितना हो सकता है बेटा जमीन वमीन खरीद लो, किराया देने काम आएगा, आपके बच्चे बच्चे लोग। समझ आ रहा बात, ठीक है। ये अच्छा बिजनेस होने वाला है आगे, जमीन कम है ना शहर में। हाँ, बट सर अभी ले लेके कोविड में तो बहुत लोग निपटे हैं ना। अब ये बोल रही कोविड में बहुत लोग निपटे हैं, जितने मरे हैं उससे ज्यादा तो पैदा हुए हैं। लोग घर ही में थे, क्या करेंगे, लोग घर में थे, बोले चलो 1 साल प्लानिंग कर लेते हैं। हाँ ये फैक्ट है, फैक्ट है ना। अरे भैया देखो, जो वर्किंग वुमेन है, जो वर्किंग फीमेल है, वो लोग अब वो वर्क फ्रॉम होम, ऑफिस जाना नहीं है, तो बोले भैया 1 साल ऐसे ही चलेगा, अब कैरियर को भी देखना है, बाद में हमको जॉब छोड़ना पड़ेगा, इससे अच्छा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अभी बच्चे पैदा कर लो वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ, और उसके बाद जब बच्चे थोड़ा सा 6 महीने के हो जाएंगे, बुलाएंगे चले जाएंगे, जॉब कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। समझ आ रहा बात। कई लोग ऐसा सोच के भी चाइल्ड प्रोड्यूस किए, आप लोग उसको अलग मतलब ठीक है, समझ आ रहा बात। ऐसा नहीं खाली बैठे हैं तो चलो, ऐसा नहीं होता है। हाँ चलो, देन नेक्स्ट देखेंगे बेटा सिमिलर ट्रेंड, ये सब देख लेना आप लोग। देन नेक्स्ट देखेंगे एक अक्षर वाला है, क्या है, रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का एक ये भी कारण है ना, लोग कम मरेंगे, बच्चे ज्यादा पैदा होंगे, तो भी तो ये जो दिख रहा है बेटा IMR पॉपुलेशन एक्सप्लोजन दिख रहा है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR दिखा, अरे बोल्ड लेटर्स में है, डार्क बोल्ड, MMR IMR, रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब मदर का डेथ रेट,
भाई गांव में जब बच्चे पैदा होते थे या घरों में बच्चे पैदा होते थे तो कई बार मदर की डेथ हो जाती थी, ऐसा होता था, या बच्चे की डेथ हो जाती थी। नहीं नहीं बेटा, नॉर्मली बर्थ के समय कई बार इतना पेन होता है कि कोमा में चले जाते हैं कई फीमेल, बहुत हैवी पेन होता है, लेबर पेन काफी सीवियर होता है, समझ आ रहा है? कई बार मदर की डेथ हो जाती थी तो उससे, और कई बार बच्चे की डेथ हो जाती थी उससे, इससे भी तो दिक्कत हो रही है ना भाई, लोग मर रहे हैं। तो अब हॉस्पिटल्स में अगर बच्चे पैदा होंगे तो ये जो है बहुत नील हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, मदर की डेथ नहीं होगी, बच्चे की डेथ नहीं होगी, इससे पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। लेकिन ये बेटर फैसिलिटीज है ह्यूमंस को, ठीक है। देन क्लियर है बेटा, ये समझ आया? थ्रू आवर RCH program, reproductive and child health care program, so we could bring down the population growth rate. It was only marginal. According to the 2001 census report, the population growth rate was still around 1.7%, that is 17 per 1000 per year. मतलब 1000 की पॉपुलेशन में 17 बच्चे पैदा होंगे एक साल में, मतलब 100 करोड़ की पॉपुलेशन में 17 करोड़ बच्चे पैदा होंगे एक साल में। तो बहुत खतरनाक ग्रोथ रेट है ना, समझ आया? सॉरी सॉरी, कुछ गलत है, नहीं नहीं, 100 करोड़ के पॉपुलेशन में 1.7 करोड़, 17 करोड़ होगा तो 10% हो जाएगा ना बेटा, 1.7 है ना ये, ठीक है, 1.7 करोड़ होगा। नहीं 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 नहीं, हाँ ये पर 1000 है ना, हाँ कौन बताएगा भाई, बताओ तो ऐसा। 1000 में 17, 100 में 1.7 हुआ ना, यही हुआ ना, 100 में 1.7 होगा ना, 0 हटा दो, यस सर। वैसे तो हुआ ना, मतलब 100 करोड़ में 1.7 करोड़ पैदा होंगे। हाँ, रेट एट विच आवर पॉपुलेशन को डबल इन 33 ईयर्स, ऐसा रेट है जो कंपाउंडिंग होती है ना बेटा, कंपाउंडिंग होती है ना, तो 33 साल में डबल हो जा रहा है। अभी हमारे पास, क्यों भाई अभिजीत, नोट, मैं तो नोट से पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, आपका ध्यान मोबाइल में क्यों है? तो नोट से मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूँ। अच्छा, तो समझ आ रहा है, इस पॉपुलेशन से अगर इंडिया चलेगा तो आगे नहीं चल पाएगा, बहुत दिक्कत आने वाला है। चलिए, such an alarming growth rate could lead to an absolute scarcity of even the basic requirements, that is food, shelter and clothing, in spite of significant progress made in those areas. Therefore the government was forced to take up serious measures to check this population growth rate. तो गवर्नमेंट ने बहुत उपाय किए, बहुत कोशिश की, लेकिन लोग नहीं मानते हैं, समझ आ रहा बात? जिनको 4 बच्चे पैदा करने, 4 करेंगे ही करेंगे। लेकिन अब थोड़ा सा ह्यूमन सोसाइटी थोड़ा सा अब चेंज हो रहा है, पहले के जैसा नहीं है एकदम। ये गवर्नमेंट क्या है ना बेटा, धीरे धीरे पुश करती है कोई चीज को, अवेयरनेस प्रोग्राम को, ठीक है। तो जैसे पहले हम दो हमारे तीन, हम दो हमारे दो, हम एक हमारे एक, ऐसा आता था। उसके बाद हम एक हमारे एक, अगर 2 भी हो रहा है तो फर्स्ट चाइल्ड के बाद 3 साल बाद सेकेंड चाइल्ड करो प्रोड्यूस, ताकि आपको मालूम चल सके कि बच्चे कितने आतंकवादी होते हैं। 3 साल में उनको एहसास होना चाहिए ना कि भैया 3 साल बाद अगर पैदा हुआ तो फिर यही वाला झेलना है 3 साल तक। 3-4 साल के बच्चे कितने खतरनाक होते हैं, है ना, है ना, धमाल चौकड़ी मचाएंगे, चिल्लाम चिल्ली, मार पीट, गुस्सा, रोना धोना। तो 3 साल बाद जब ये लोग सोचेंगे तब तक कई लोग हिम्मत हार चुके होते हैं ना, अरे बाबा अब इससे ये एक से ज्यादा नहीं हो पाएगा, यही बहुत है, एक ही 10 आतंकवादी के बराबर है, तो अब दूसरा नहीं। तो गवर्नमेंट ने काफी अच्छा सोच समझ के बोला है ना कि सेकेंड चाइल्ड आफ्टर 3 ईयर्स। और पता भी चलेगा ना, नर्सरी वर्सरी में डालते हैं प्ले ग्रुप में 20,000, 30,000, 40,000 प्ले ग्रुप का ले रहे हैं, 50,000 प्ले ग्रुप है इसका ले रहे हैं, नर्सरी का ले रहे हैं। हाँ ऑब्वियसली मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ आपको,
एक्चुअल में ये सारा चीज जो रहता है 3 साल में क्या है कि मदर जो रहते हैं वो फिर से प्रिपेयर हो सकते हैं, वरना तुरंत तुरंत बेबी होने से क्या होता है मदर के हेल्थ में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें होती है। बट मेरी नजर में तो एक्चुअल में यही है, लोगों को एहसास होना चाहिए बच्चे जो है आसान नहीं है इनको पालना, है ना। हम सभी वैसे ही थे, आप हो चाहे मैं हो, कितना टेंशन रहता था ना मदर, खाना नहीं खा रहे मुंह में खाना ठूस रहे हैं, खा ले बेटा बीमार पड़ जाएगा, है पतला दुबला है खा ले खा ले, ठीक है, मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है। थोड़े बच्चे ऐसे ही करते हैं नौटंकी, मोबाइल दिखाओ, फिर मम्मी उनको मोबाइल पर है मुंह में ठूसे जा रहे हैं, आज के बच्चे ऐसे ही खाना खाते हैं, है ना। यस सर। अरे आजकल देखना बच्चे लोगों को मोबाइल पकड़ेंगे तभी खाना खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। अभी भी ऐसी करते हो क्या तुम? हाँ, चलो नेक्स्ट देखेंगे। ये हो गया। देन अब आइए बेटा सीधा जो स्मॉल फैमिली नॉर्म्स बाय गवर्नमेंट, 2 या 3 बस, 2 या 3 बोले 1970 में, जो लोग सोचे 2 और 3 5, तब ऐसा सोच लिए थे लोग 19, हाँ या वो उतना नहीं सोचते थे। 1980 में स्लोगन आया सन और डॉटर टू विल डू। देन उसके बाद और कुछ साल बाद आया सेकंड बेबी आफ्टर 3 इयर्स। फिर उसके बाद हम दो हमारे दो, हम एक हमारे एक, इस टाइप का चल रहा है। डेमोग्राफी, व्हाट इज डेमोग्राफी? आईएमपी करिएगा, डेमोग्राफी क्या होता है, क्वेश्चन आता है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। ये सब रीडिंग करने वाली चीजें हैं, इसमें ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है। जो फैक्ट है, डेटा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद जो आएगा मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, वो सब कॉन्सेप्चुअल है, वो अपन देखेंगे। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफी। इसमें 3 फिनोमिनन होते हैं, क्या क्या? चेंजेस इन पॉपुलेशन साइज, या तो ग्रोथ होगा पॉपुलेशन का या डिक्लाइन होगा। दूसरा कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कंपोजिशन समझते हो, जैसे मिक्सचर होता है तो उसमें गांठिया कितना है, फली कितना है, से भुजिया कितना, समझ आ रहा है? बस वैसे ही बच्चे बुजुर्ग जवान, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, ये कितने हैं, कैसा है, समझ आया बात? एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन स्पेस, अंतरिक्ष में कितने लोग रहते हैं। स्पेस का मतलब डेंसिटी, कि भैया जैसे, हाँ पॉपुलेशन की डेंसिटी, भाई कितने जगह में कितने लोग रहते हैं, जैसे आप, हाँ वही है, ठीक है, डेंसिटी पॉपुलेशन, ठीक है, कितने एरिया में रह रहे हैं। जैसे आप मुंबई वगैरह में चले जाओगे, मुंबई का कई जो एरिया है, धारावी, पूरा शहर बसता है वहां पर, कई छोटे शहर आप समा जाएंगे उसमें, धारावी में एकदम सट सट के है। तो वो क्या होता है बेटा, एक छोटे से एरिया में बहुत सारे लोग, ओवर पॉपुलेशन चल रहे हैं। या फिर कई जो, जैसे आप विदेश वगैरह देखे होंगे, जैसे लंदन वगैरह, लंदन में जैसे मेरी सिस्टर है, सामने रहती है, वो सिस्टर वहाँ जॉब करती है। जब वो पीजी करने गई तो बोलती भैया यहाँ लोग दिखते ही नहीं है मेरे को। मैं बोला कहाँ नहीं दिखते, घर के आस पास? नहीं भैया रोड में, गली वली में जाएगी कैसे दिखते? नहीं भैया मेन सिटी के रोड में लोग कम दिखते हैं, बहुत कम पॉपुलेशन, मतलब लोग ज्यादा दिखते ही नहीं, बहुत कम, ठीक है। और अगर वहां के इंग्लैंड के लोगों को या लंदन के लोगों को गोल बाजार में लाख छोड़ दोगे ना, पागल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ओ बाप रे, ओ माय गॉड, है ना। कोई मेला वेला है क्या बोलेंगे, गोल बाजार समझते ना, शास्त्री मार्ग है। और अगर गलती शास्त्री मार्ग सब्जी बाजार में छोड़ दिए, वही बेहोश हो जाएंगे वो लोग, समझ रहे? वो लोग ये सब यहाँ आते हैं ना, शहर नहीं घूमते हैं, वो लोग यही सब देखते हैं, वाह व्हाट अ पॉपुलेशन, ऐसे कुछ धक्का मार के जाता है, मजा आया। लग रहा है हम इंसान है, जिंदा है पृथ्वी पे। हाँ बेटा, हाँ चलो। सर हाँ लेकिन बोलो ऐसा बेटा। क्यों है वहां की पॉपुलेशन एकदम कम और यहाँ की पॉपुलेशन एकदम? बेटा पॉपुलेशन जो है वहां पर बहुत ज्यादा चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं होते हैं, और वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है। वहाँ की सभ्यता अलग है, यहाँ की सभ्यता अलग है। वहाँ तो इवन वो बताती है मेरे को कि जब एक बार उसको इनवाइट किए शादी में,
तो उन्होंने कार्ड में उसी का नाम लिखा और वहां जाके देखे तो कितने लोग थे मालूम है आपको? गिनती के 50 लोग शादी में। और वहां कैसे इनवाइट किया जाता है? कार्ड देंगे तो उस पर जिसका नाम लिखा है वही आएगा। और हमारे यहाँ सब परिवार लिखना भूल गए, तो एक आदमी नहीं जाएगा उसकी शादी में, और ऊपर से बात करना बंद कर देंगे। अरे परिवार, सह परिवार नहीं लिखा है, अरे भूल गया होगा भाई। हमारे यहाँ का रिवाज है, सभ्यता है। सपरिवार, सपरिवार नहीं, मेरे परिवार नहीं जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। और सपरिवार आप लिख दिए तो अड़ोसी पड़ोसी भी जाते हैं। तो वो बोली 50 बस। बोले उतना तो उससे ज्यादा छठी में आते हैं हमारे यहाँ, बर्थडे में आते हैं। मेरे बेटे का बर्थडे मनाया था मैं, 100-200 लोग आए थे, 200 से ऊपर लोग आए थे। चलो, तो सभ्यता होती है वहां की, सबका अपना अपना रहता है। देन नेक्स्ट देखेंगे बेटा, इट डील्स विद 5 डेमोग्राफिक प्रोसेसेस। आईएमपी है, ध्यान रखेंगे। फर्टिलिटी समझते हो, कितना पैदा हो रहे हैं। मोर्टेलिटी, कितने मर रहे हैं। माइग्रेशन समझते हो, पलायन, जैसे गांव से शहर, शहर से गांव, या एक से दूसरी जगह पलायन, माइग्रेशन, समझ आ रहा है। एंड सोशल मोबिलिटी, बहुत सारे लोग एक साथ जा रहे हैं, दैट इज सोशल मोबिलिटी। फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, मैरिज, माइग्रेशन एंड सोशल मोबिलिटी। अब मैरिज का मतलब तो आप लोग सब जानते हैं, इसलिए मैं उसको नहीं बोला, ठीक है। कई लोग तो इंतजार में भी रहते हैं मैरिज। क्यों भाई? अरे भाई शादी में जाने के लिए बोल रहा हूँ, शादी करने के लिए थोड़ी ना बोल। मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। अब आते हैं इसका जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, ठीक है, जहां से मेन क्वेश्चन आता है। ठीक, चलिए, क्लियर है बेटा इतना? यस सर। Yes, sir. यस सर। लेकिन बहुत सारी चीजें अच्छी है वहां पर, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह है, डॉक्टर लोगों को काफी अच्छा पैसा मिलता है वहां पर। हाँ, लंदन में काफी अच्छा है। मेरे को बोलती है भैया यहाँ आ जाओ, एक आध साल में करोड़ों कमाओ और निकलो। काफी अच्छा पैकेजेस रहता है डॉक्टर्स। बहुत कम लोग है ना वहाँ, बहुत कम लोग पढ़ते लिखते हैं। आप लोग जितना पढ़ रहे हो ना उतना नहीं ध्यान देते हो। क्यों पता है? गवर्नमेंट का रूल है 18 साल तक बच्चे के अकाउंट में पैसा डालती है गवर्नमेंट, पढ़ने के लिए और खाने पीने। क्यों पढ़ेंगे भाई? आ रहा है। इस चक्कर में कई बार वहां पर पॉपुलेशन बहुत कम है ना, तो पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए भी एक जरिया है ये। तो कई लोग क्या करते हैं, 2-3 बच्चा करते हैं। अब एक बच्चे के पीछे 30-40 हजार मिल रहा है, 3 बच्चे हुआ तो 1 लाख मिल गया, चल रहा है जीवन बढ़िया। हर 3-4 साल में एक बच्चा पैदा, चल रहा है बुढ़ापा, उसके बाद कुछ कमा के डिपोजिट कर लो, बाकी घर खर्च सरकार देगी। ऐसे बहुत सारी होती है चीजें, बहुत सारी चीजें आपको नहीं मालूम है, बहुत अलग अलग देश में अलग अलग। ठीक, चलिए देन आते हैं बेटा मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। अब अपन जो कहानी पढ़े इसमें आप लोग क्या सीखे? कुल मिलाकर के हमको मेन, इंडिया को अगर बहुत अच्छा बनाना है तो सबसे पहली बात तो बर्थ कंट्रोल करना पड़ेगा। क्यों? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, कंपटीशन भी होगा हर चीज में। जैसे आज से 50 साल पहले, ठीक है, 50 साल पहले, 50-60 साल पहले कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होता था मेडिकल के प्रवेश के लिए। आप एडमिशन लेना चाहोगे तो मिल जाएगा, बस थोड़ा पैसे लगते हैं पढ़ाई के लिए, दूर 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 जाके पढ़ना पड़ता है, हॉस्टल में रहना पड़ता है, ये सारी खर्चा था। तो गरीब आदमी हर कोई नहीं उठा पाता था, इतना लंबा पढ़ना है। अब गरीबी थी तो भैया इंसान क्या है, कई बार तो 8वीं 10वीं नहीं पढ़ते थे लोग। अभी गवर्नमेंट ने जो 10th बोर्ड हटाया है इस साल से, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि मैक्सिमम लोग 10th में जब फेल होते हैं आगे की पढ़ाई बंद कर देते हैं। 5th को भी इसी मकसद से हटाया गया था। फिर लोगों का जो एजुकेशन लेवल है वो बढ़ा, 8th तक आया, फिर 8th में फेल होने लगे। गवर्नमेंट ऑब्जर्व करती है डेटा को, डेटा ऑब्जर्व करती है ना, कितने लोग 8th के बाद स्कूल आना बंद कर दिए। मेनली तो गवर्नमेंट डेटा देखती है। अब प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे लोग तो बेटा पैसे हैं तो चले ही जा रहे हैं। मेन तो गवर्नमेंट स्कूल है, गरीब बच्चे गाँव के लोग हैं, ठीक है। गाँव आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, याद रखें। समझ आ रहा है? तो ये सारे प्रॉब्लम के कारण 10th को भी हटाया गया। आदमी आगे तो बढ़े, कुछ तो पढ़े। एक 10वीं मूवी भी आई है ना,
अभिषेक बच्चन, काफी अच्छी मूवी है, आज ही उसको देखा हूँ, यस सर। पूरा नहीं देखा हूँ, मैं ऐसे ही देखता हूँ, 1/4 हाफ मूवी, फिर जब टाइम मिला 2-4 दिन बाद, एक आध हफ्ते बाद फिर उसको निकाल के देखूंगा, है ना। कई बार मेरे स्टूडेंट, सर आपसे सब्र कैसे होता है, पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस चेक करना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं मैं तो देखना, समझ आ रहा बात, ऐसा नहीं। चलिए, तो कुल मिलाकर के हम लोग यहाँ पर एक ही चीज देखें बेटा, अभी तक जो कहानी मैंने बताया, जो चीजें हमको समझ आया कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी देश में, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है हमारे पास, रहने की जगह लिमिटेड है हमारे पास, खाने की चीजें लिमिटेड है हमारे पास, समझ आ रहा बात, इकोनॉमी लिमिटेड है हमारे पास, ठीक है। तो अब बर्थ को कैसे कंट्रोल किया जाए, ठीक है। तो अब देखेंगे, तो बेटा 2-3 चीजें हैं, एक तो हम गैमेट के प्रोडक्शन को ही रोक दें, बोलो, अगर हम ह्यूमंस के गैमेट प्रोडक्शन को ही रोक दें, गैमेट नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं होगा, चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। दूसरा, और क्या कर सकते हैं, अगर हम गैमेट प्रोडक्शन को नहीं रोकते हैं तो हम गैमेट के ट्रांसपोर्ट को रोक दें, मेल से फीमेल की बॉडी में गैमेट के ट्रांसपोर्ट को हम रोक देंगे, ठीक है। तो गैमेट ट्रांसपोर्ट को हम, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आगे का पूरा चैप्टर है, ठीक है, मतलब आधा चैप्टर पूरा इसी कॉन्सेप्ट पर। गैमेट ट्रांसपोर्ट को ही हम रोक दें किसी भी कारण से, कोई भी तरीके से। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, तो बहुत सारे मेथड अभी हम पढ़ेंगे, समझ आ रहा है बात। तो भाई बर्थ को कैसे रोक सकते हैं, अब अगर कोई बच्चा, भाई इमेजिन करो, बच्चा अगर पैदा हो गया तो भाई अब काहे का बर्थ कंट्रोल, तो हो गया ना बर्थ, प्रेगनेंसी हो गई तो अब बर्थ हो सकता है। प्रेगनेंसी में 2 फेज है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड उसके बाद का स्टेज, तो उसके बाद के स्टेज में आप नहीं रोक सकते, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रोक सकते हैं, लेकिन वो भी लीगल नहीं, लीगल तरीका होना चाहिए, दैट इज अबॉर्शन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अबॉर्शन को एमटीपी बोलते हैं मेडिकली। तो ऐसे रोक सकते हैं हम, समझ आया बात, समझ आ रहा है कि नहीं। यस सर। तो दूसरा, अगर अगर प्रेगनेंसी स्टार्ट ही ना हो तो, प्रेगनेंसी स्टार्ट ही ना हो तो भी तो बर्थ रुकेगा, समझ आया। तो कैसे रोक सकते हैं, एक तो हो गया बेटा जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई, मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चालू हो गया। अगर हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ही ना होने दें, मतलब क्या है, मतलब क्या है, फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन को ही रोक दें एंड इम्प्लांटेशन ही ना हो, समझ आया, फर्टिलाइजेशन को रोक दें, और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो इम्प्लांटेशन को रोक दें, क्योंकि एम्ब्रियो में इम्प्लांटेशन होगा। एक चीज और ना, प्रेगनेंसी तभी से मानी जाती है जब इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन से हम प्रेगनेंसी नहीं मानते ना, इस चीज को ध्यान रखना सभी लोग। फर्टिलाइजेशन होने के बाद 7वें दिन जब इम्प्लांट होता है, कहाँ इम्प्लांट होता है, यूट्रस में, कहाँ पर, यूट्रस, कहाँ होता है, बोलो भाई ऑनलाइन वाले बच्चे लोग, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होता है। जब एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होता है, जादू दिखाया था ना आप लोग को, यस सर। एंडोमेट्रियम जब इम्प्लांट होगा तभी से प्रेगनेंसी काउंट होती है, इम्प्लांट नहीं हुआ है तो प्रेगनेंसी नहीं है, समझ आया बात, ठीक है। तो हम फ्यूजन ऑफ गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट और फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन यही ना होने दें तो भी बर्थ को हम रोक सकते। क्लियर हो रहा है ये बात, समझ आया बेटा। यस सर। चलिए, अब इसमें आप लोग जो नोट्स है उसमें आप लोग देखिए, बेटा इसको म्यूट करो तो।
चलिए बेटा, हाँ, तो ब्लॉकिंग स्पर्म ट्रांसपोर्ट टू द ओवम, ब्लॉकिंग ओव्यूलेशन, ब्लॉकिंग इम्प्लांटेशन ऑफ अर्ली एम्ब्रियो, ये सारी चीजें, ठीक है। इसमें और आप एक दो चीजें ऐड कर सकते हो जो मैंने बताया आप लोगों को, क्योंकि इससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, है ना। अब देखेंगे बेटा, फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर, कॉन्ट्रासेप्शन मतलब बर्थ कंट्रोल मेथड्स को बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। बर्थ कंट्रोल को बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। हटा दूं, ये हटा दूं ना, ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है आप लोगों को जो मैंने बताया अभी? गैमेट यस फॉर्मेशन ना सर। होने दिया जाए, स्पर्म ट्रांसपोर्ट को रोक दें, या फर्टिलाइजेशन ना होने दिया जाए, इम्प्लांटेशन ना होने दिया जाए, तो भी बर्थ कंट्रोल हो जाए, ठीक है। चलिए, तो कुछ कैटेगरीज हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के, आप लोग बताते जाएंगे। चलो, सबसे पहला है बैरियर मेथड, इसके बाद कौन सा है, बोलो? नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड। हाँ, नेचुरल मेथड पहले है, कोई बात नहीं, इसको पहले कर लो, नेचुरल मेथड, देन बैरियर मेथड, देन तीसरा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड, देन इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस, और इसको शॉर्ट में IUDC बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ओरल पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, देन डायफ्राम, बोलो, सर्वाइकल कैप एंड बॉल्स। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, ठीक है, वो इतना इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद चलो उसमें लिखे डायफ्राम, हाँ, और नॉर प्लांट, और वो सब इसी में आ जाएगा, और हार्मोन इंजेक्शन, और सर्जिकल मेथड। ये जो टॉपिक मैं लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है हर साल, इस साल भी आएगा, पिछले साल का पेपर उठाओगे तो पिछले साल भी आया था, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और इसको अच्छे से समझना जरूरी है। 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम है ना, मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन, कभी कभी 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन दिया जाता है, इससे नहीं समझ आ रहा बात, ठीक है। हो सकता है स्कूल में इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से ना पढ़ा है, क्योंकि कई स्कूल में स्किप कर देते हैं, है ना, ऐसे ही पढ़ा देते हैं, देखो ये ऐसा मेथड है, इसको ऐसे छुपा के थोड़ा सा लिखेंगे, उसके बाद समझ आया ना, समझ आया कि नहीं तुम लोगों को, ठीक है। तो मैं ऐसा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों को थोड़ा सा कई बार बच्चे शैतानी करते हैं करके इस टॉपिक को कई बार स्किप भी कर देते हैं। चलिए, देन नेचुरल मेथड। अब नेचुरल मेथड में तीन मेथड्स हैं, क्या क्या बेटा? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, और क्या है? इंटरप्टिक कर, ठीक है, विथड्रॉल एंड क्वाइटस इंटरप्टर, और क्या है? लैक्टेशनल एमेनोरिया, एमेनोरिया। अब इसको अपन समझते जाएंगे एक एक करके, ठीक है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होता है, ठीक है, कि देखो बेटा, कुल मिलाकर के हम नेचुरली क्या करने वाले हैं,
नेचुरली हम मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मीटिंग को रोकने वाले हैं। समझ आया बात? नेचुरल तरीके से हम मेल और फीमेल गैमेट को मिलने से रोकेंगे। तो पहला है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होता है, ध्यान से समझना कि एक ऐसा समय होता है जिसमें ओवुलेशन नहीं होता है फीमेल में, तो ओवुलेशन होता है फीमेल में, उस समय कॉइटस या सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया जाता ताकि चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कम हो जाए। तो वो कौन सा टाइम होता है बेटा, कौन सा डे होता है जिसमें ओवुलेशन हो सकता है? कितने से कितने दिन का टाइम पीरियड होता है? जनरली अपन देखते हैं ना 10 to 17 डेज, इसके बीच में ही होता है। हम लोग एवरेज लिए थे, 2-3 दिन पहले ओवुलेशन 14th डे पे होता है, 2-3 दिन पहले 2-3 दिन बाद में भी हो सकता है। मैंने बताया था आप लोगों को, ऐसा एकदम 14th डे हुआ उसी समय ओवुलेशन होगा, घंटी बज रही है 14th डे हो गया चलो बाहर निकलो, ऐसा नहीं होता। हार्मोन क्या है लेवल, कभी भी कम ज्यादा हुआ उसके हिसाब से ओवुलेशन होगा। ये जो 10 to 17 डेज होता है, इस समय पीरियोडिक एब्स्टिनेंस किया जाता है। इस समय सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रोहिबिटेड होता है, ठीक है, ताकि स्पर्म के साथ एग की मीटिंग न हो। तो इससे पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स या इस 17 डेज के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से थोड़ा सा चांसेस रहता है कि फर्टिलाइजेशन ना हो। समझ आया बात? ठीक है, क्लियर है? जिसको बोलते हैं क्या, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। दूसरा कॉइटस इंटरप्टस और विथड्रॉल मेथड। कॉइटस इंटरप्टस, इसमें क्या करते हैं कि ये सब लिखा हुआ है, बस आप लोग ना ये जो मैं बना रहा हूँ ना ऐसा हेडिंग बस डाल दिया था, ठीक है मेरे साथ। कॉइटस इंटरप्टस में क्या होता है कि जैसे ही सेमेन इजेकुलेट होने वाला होता है तो पेनिस को विथड्रॉ कर लिया जाता है, ठीक है, पेनिस को विथड्रॉ कर लिया जाता है ताकि सेमेन वेजाइना में या फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में सेमेन जो रहता है उसका इंट्रोडक्शन ना हो। उससे क्या होगा, समझ आया बात? तो ये भी एक नेचुरल मेथड है स्पर्म और एग की मीटिंग को रोकने का। समझ आया? विथड्रॉयल और कॉइटस इंटरप्टस क्लियर हो रहा है बेटा? देन नेक्स्ट लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल का मतलब होता है मिल्क सिक्रेशन। लैक्टेशन का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था ना, मिल्क प्रोडक्शन को हम लैक्टेशन बोलते हैं। एमेनोरिया का मतलब मैंने बताया था, मेरे नोट्स में है, नोट्स दिया हूं मैं, पढ़े होंगे लास्ट क्लास में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद में। कौन बताएगा, कौन बताएगा? हाँ बोलो भाई, कौन बताएगा? हरजोत, परमिंदर, हरलीन, बताओ जल्दी से। विश्वंभर, एमेनोरिया का मतलब नोट्स में है भैया, जल्दी बताइए। Absence of menstruation. क्या होगा? एब्सेंस ऑफ Menstruation. एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। हाँ, तो एमेनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो इसका ये मतलब होता है कि जब फीमेल लैक्टेटिंग होती है, और फीमेल लैक्टेटिंग कब होती है? चाइल्ड बर्थ के बाद। अरे बच्चा पैदा होगा तभी तो मिल्क प्रोड्यूस करेंगे ना, बेबी को फीड करने के लिए। समझ आया बात? तो हाँ, तो आफ्टर पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ बेबी को फीड करने के लिए जब हैवी लैक्टेशन होता है, मिल्क प्रोडक्शन जब ज्यादा होता है, ठीक है, तो ये लैक्टेशन के लिए जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, ये क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में जाकर के गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को सप्रेस कर देता है, जिससे एफएसएच नहीं बनेगा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है। एफएसएच के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, क्योंकि यही क्या करता है, एफएसएच का एक्शन कहाँ होता है भैया? ओवरी। ओवरी में। ओवरी में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट चालू होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ग्रेफिन फॉलिकल, याद आ रहा है? फिर टर्सरी ग्रेफिन फॉलिकल से एस्ट्रोजन और कॉर्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन, ये यूट्रस पे अफेक्ट करता है, एंडोमेट्रियम को बढ़ाता है, जिससे कि मेंस्ट्रुएशन होता है, ब्लीडिंग होता है। तो अगर ओवरी में
फॉलिकल से डेवलपमेंट ना हो तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेगा, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक नहीं होगी। समझ आ रहा है ऑनलाइन वाले लोगों को? यस सर। Yes, sir. यस सर। है ना? तो अगर एंडोमेट्रियम की थिकनेस नहीं बढ़ेगी, ओवरी के हार्मोन से एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस की थिकनेस अगर नहीं बढ़ेगी, तो बढ़ेगी नहीं तो टूटेगी भी नहीं, तो ब्लीडिंग भी नहीं होगा, मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होगा। और अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? ओव्यूलेशन भी नहीं हो रहा है। क्योंकि मेंस्ट्रुएशन कब होगा? जब ओव्यूलेशन हो रहा है। ओव्यूलेशन हो रहा है मतलब एग का फॉर्मेशन हो रहा है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा, ग्रेफिन फॉलिकल बनेगा, एस्ट्रोजन बनेगा, फिर ओव्यूलेशन हुआ, उसके बाद कॉर्पस लुटियम बना। याद आ रहा है ओवरी का डायग्राम? यस सर। ठीक है, फिर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। तो अगर ओव्यूलेशन ही ना हो, ओव्यूलेशन या फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पांसिबल हार्मोन इज एफएसएचएलएच। तो एफएसएचएलएच को अगर सप्रेस कर दिया जाए, उसके सिक्रेशन को, तो क्या होगा बेटा? पूरा मेंस्ट्रुएशन रुक जाएगा। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में जाकर के नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू गोनेडोट्रोपिन हार्मोन की एक्टिविटी को नेगेटिव रिस्पॉन्स कम देता है, कर दे। को कम कर देता है, जिससे कि मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है। तो अगर मेंस्ट्रुएशन रुक गया तो ओव्यूलेशन भी रुक जाएगा, और अगर ओव्यूलेशन रुक गया तो एग फेलोपियन फर्टिलाइजेशन के लिए मिलेगा ही नहीं। तो अगर स्पर्म की एंट्री भी होती है तो मीटिंग ही नहीं होगा। समझ आया बात? ठीक है। तो लैक्टेशनल एमेनोरिया में क्या हो रहा है भैया कि जो शुरू के जो 3 से 6 महीने होता है, बच्चा पैदा होने के शुरू के 3 से 6 महीने होता है, ऐसा माना जाता है बेटा कि 6 महीने तक कायदे से लैक्टेशनल एमेनोरिया होता है, मतलब मेंस्ट्रुएशन एब्सेंस होता है। समझ आ रहा है? चाइल्ड प्रोड्यूस होने के बाद 6 महीने माना जाता है, बट ऐसा नहीं होता, कभी कभी 2-3 महीने बाद चालू हो जाता है। पूरा बंद रहेगा ना यूट्रस, एंडोमेट्रियम टूटेगा तो बच्चा कहाँ पर डेवलप होगा? क्या चीज? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जब बढ़ता है तो एफएसएचएलएच ऑलरेडी कम हो जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है? चलो देन नेक्स्ट। सर तो ये चाइल्ड बर्थ को कैसे रोकेगा? चाइल्ड बर्थ को कैसे रोकेगा सर ये लास्ट वाला लैक्टेशनल? अच्छा, चाइल्ड बर्थ को कैसे रोकेगा? अरे बेटा, लैक्टेशनल एमेनोरिया का मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन का मतलब और क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन कब होगा? जब मेंस्ट्रुएशन कब ओव्यूलेशन होगा? होगा। जब ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा है तो मेंस्ट्रुएशन भी नहीं हो रहा है, तो मेंस्ट्रुएशन एब्सेंस है मतलब ओव्यूलेशन भी नहीं है। अगर ओव्यूलेशन नहीं है तो एग भी अवेलेबल नहीं है, एग अवेलेबल नहीं है तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। तो अगर नेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स चले इस टाइम पर, और अगर स्पर्म की एंट्री होती भी है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, तो भैया वहां पर तो कुछ महीने 3 से 6 महीने एग ही नहीं पहुंचेगा, तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, तो बर्थ कंट्रोल ऐसे होगा। समझ आया बात? यस सर। चलो देन दूसरा, लेकिन कभी कभी ये दिक्कत होता है, लोग सोचते हैं कि 5-6 महीना रहता है इसमें, समझ आ रहा, स्ट्रेस पीरियड माना जाता है। लेकिन बेटा मेंस्ट्रुएशन चालू हो गया या फॉलिकल सेल डेवलपमेंट चालू हो गया, ये फीमेल को नहीं मालूम चलता है, वो तभी मालूम चलता है जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। लेकिन मेंस्ट्रुएशन होने से पहले 14 दिन पहले तो ओव्यूलेशन हो चुका होता है। तो कई बार कई लोग जो भाई बहन होते हैं उनके बीच में 2-3 महीने 4 महीने का ही गैप रहता है, तो कई बार ये तरीका सेफ नहीं माना जाता। ठीक है, ये तरीका सेफ नहीं माना जाता है कि 6 महीने आप वेट नहीं कर सकते, ये भी 2-3 महीने में ही मेंस्ट्रुएशन या ओव्यूलेशन चालू हो जाए। ठीक है, समझ आ रहा बात? उस समय अगर जाने अनजाने में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उससे चाइल्ड प्रोड्यूस होने के चांसेस है। ठीक है, समझ आ रहा बात? देन नेक्स्ट क्या देखेंगे भैया? चलो मैं सवाल पूछूंगा ना इसके बाद। चलो क्लियर है?
यस सर। यस सर। देन उसके बाद देखते हैं बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड जो रहता है इसमें मेन क्या देखा जाता है? बैरियर मेथड जो रहता है ये एक बैरियर बनाता है मीटिंग ऑफ स्पर्म और एग को मिलने से रोकने के लिए। ठीक है, तो इसमें कुछ बैरियर मतलब फिजिकल बैरियर, कुछ हमको डिवाइस यूज करना पड़ता है, कुछ फिजिकल बैरियर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि कॉन्डम्स हो गया, सर्वाइकल कैप, बोल्ट, डायफ्राम एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें जो हैं ये क्या है बेटा? बैरियर प्रोवाइड करेगा। तो बैरियर कैसे हुआ? स्पर्म को एग से मीटिंग करने से रोकने का एक मेथड। समझ आया बात? तो स्पर्म अगर एग के पास पहुंच ही नहीं पाएगा, दैट इज बैरियर बना दिए हम लोग, बैरियर इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ आ रहा बात? तो क्या होगा भैया? बर्थ होगा ही नहीं, तो बर्थ कंट्रोल होगा। क्लियर हो रहा है? अब इसमें कई बार आता है क्वेश्चन कि आप, कई बार डायग्राम से क्वेश्चन आता है, तो अगर आप डायग्राम देखोगे, है ना, डायग्राम इसलिए दिखा रहा हूँ, फिगर 4.1 एंड 4.1b, 1a एंड 1b, इसमें आप लोग देखोगे तो ये जो है ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। कई बार एग्जाम में आता है कॉन्डम्स आर मेड ओनली फॉर मेल, ऐसा करके। इन जनरल जो पब्लिक जानती है, ठीक है, समझ आ रहा है? इन जनरल जो पब्लिक जानती है इट इज मेड फॉर ओनली मेल, बट ये फीमेल्स के लिए भी आता है। समझ आया? तो कई बार क्वेश्चन इसी से आ जाता है। अब इंसान नहीं पढ़ते, ठीक है, वहां स्किप किए तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आता है तो आपका वो स्किप हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, लेटेक्स और रबर का बनता है ये। समझ आ रहा बात? ठीक है, और ये मेल फीमेल दोनों के लिए। तो मेल फीमेल दोनों में होगा तो दोनों में एक ही काम करेगा भैया, स्पर्म ट्रांसपोर्ट को रोक रहा है ये कुल मिला के। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाने से ये रोक रहा है इसको, स्पर्म को। समझ आया? स्पर्म को ट्रांसपोर्ट होने से ही रोक दे रहा है, सीधा बैरियर बना के। क्लियर हो रहा है बात सबको? यस सर। देन नेक्स्ट, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्व्स, ये सब का भी वही काम है बेटा। ठीक है, बस आपको क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, कौन सा मेथड, कौन सा तरीका किस में आ रहा है। जैसे लैक्टेशनल एमेनोरिया किस में आएगा? नेचुरल, बैरियर, केमिकल, इंट्रायूटेराइन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, सर्जिकल, ऐसा क्वेश्चन आता है। समझ आया बात? इसलिए मैं आप क्या लिख रहा हूँ, सिर्फ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, बाकी चीजें समझा रहा हूँ। ऐसा पॉइंट्स भी लिख लोगे ना तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर इंक्लूडेड अंडर नेचुरल मेथड, तो ऐसा आपको 4 ऑप्शन देगा, 4 में से कोई एक इनमें से रहेगा, है ना। बैरियर सर? मेथड का पूछ देगा। हाँ बेटा बोलो। सर डायफ्राम तो ह्यूमन का एक ऑर्गन है। डायफ्राग्म जो है वो ह्यूमन का एक बेटा, वो लंग्स के नीचे रहता है, बट ये भी एक डिवाइस के जैसा होता है डायफ्राग्म। ठीक है, हाँ डायफ्राग्म Yes. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये सर्विक्स और वजाइना को कवर करने के लिए होता है। डायफ्राग्म, बोल्ट, सर्वाइकल कैप, ये सब आता है। समझ आ रहा बात? यस। फीमेल्स के लिए डायफ्राग्म, सर्वाइकल कैप, बोल्ट फीमेल्स में यूज होता है। जब क्लियर है बेटा? केमिकल मेथड, स्पर्मिसाइडल जेलीज वगैरह यूज करते हैं। स्पर्मिसाइडल जेलीज क्या होता है? जो स्पर्म को किल करता है। समझ आ रहा बात? ठीक है, तो ये सबको क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले वेजाइना में इस जेली को इंसर्ट किया जाता है ताकि स्पर्म की अगर एंट्री भी हो तो भी स्पर्म किल हो जाए। बट ये बहुत ही कॉमन मेथड नहीं है, मेथड है तो अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा बात? देन नेक्स्ट यस सर। जो इम्पोर्टेंट है, देन नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। तो कहाँ से क्वेश्चन आएगा? यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, और यहाँ से तो हमेशा आता है। नीट में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 जगह से आते हैं, ये इससे आएगा, फिर ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसको भूलना नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा? इंट्रायूट्राइन डिवाइस। इसके बाद मैं ये आता है, उसके बाद ये आता है। इन दोनों को मैंने डबल स्टार लगाया। कुल मिला करके बोर्ड पे मैं जितना लिख रहा हूँ सबसे क्वेश्चन आता है, ये मान के चलना है। समझ आया बेटा?
क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. देन उसके बाद अब इसमें आप लोग मुझे बताते जाएंगे इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस में कौन कौन से डिवाइसेस हम यूज करते हैं। चलो बताते जाओ। बोलो। अरे भाई ऑनलाइन वाले लोग भी बोल सकते हो। क्या क्या है उसमें, क्या क्या अवेलेबल है? नॉन मेडिकेटेड, कितने टाइप के आईयूडीज हैं? 3 नॉन टाइप। मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, ठीक है। देन दूसरा हार्मोन रिलीजिंग। कॉपर, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। एंड तीसरा हार्मोन रिलीजिंग, ठीक है। नॉन मेडिकेटेड आयोडीज का एग्जांपल बोलो। लिप लूप, दिख रहा है ना? Yes, sir. sir. ये एग्जांपल आपको बिल्कुल याद रखने बेटा, भूलना नहीं है। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज का एग्जांपल मल्टीलोड बोलो। 375। CUT प्रॉपर्टी, हाँ मल्टी लोड 375, 375। कॉपर टी और CU7 हाँ कॉपर 7, CU7 मतलब कॉपर 7। समझ आया बेटा? yes ये sir सारे एग्जांपल याद रखने हैं आपको। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज का एग्जांपल क्या क्या है? LNG 20। LNG20 एंड प्रोजेस्टासर्ट, प्रोजेस्टर। प्रोजेस्टासर्ट, ठीक है। LNG का फुल फॉर्म क्लियर है ना? लिवोनॉर्जेस्टेरॉल, लिखा हुआ है क्या उसमें? लिवोनॉर्जेस्टेरॉल, इट इज सर वो साइड एक्ट का नहीं लाइक, दिख रहा है। साइड का नहीं दिख रहा है। लिवोनॉर्जेस्टेरॉल, लिवोनॉर्जेस्टेरॉल, ठीक है। तो अब क्या क्या है देखते हैं। बेटा हर्षिता आप पहली बार आ रहे हो क्या मेरी क्लास में? प्रीति तो आ चुकी है। चलो हाँ चलिए, तो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के बारे में अपन बात करते हैं। तो नाम से समझ आ रहा है, इंट्रा मतलब अंदर, यूट्राइन मतलब यूट्रस, यूट्रस। मतलब यूट्रस के अंदर डिवाइस लगाएंगे। अपन वेजाइना या सर्विक्स की बात नहीं कर रहे हैं, की बात कर रहे हैं यूट्रस के अंदर। तो अगर आप लोग डायग्राम देख रहे होगे तो फिगर 4.2 में एक डायग्राम है कॉपर टी, दिख रहा है? yes sir Yes. जो कॉपर टी है, टी जैसा शेप दिख रहा है बेटा, है ना? उसमें 2 वायर लटका हुआ है, कॉपर वायर, ठीक है। तो क्या करते हैं, इस जो कॉपर टी है इसको ऐसा पूरा बेंड करके इसको वेजाइना के थ्रू यूट्रस में इंसर्ट कर देते हैं, और उसके बाद इसको वहीं छोड़ के बाकी जो इंसर्टिंग डिवाइस को वापस ले लेते हैं और इसको ऐसा खोल देते हैं। पहले ऐसा बेंड रहता है, ऐसा बेंड रहता है, इसको खोल देते हैं, ठीक, और इससे वायर लटका रहता है कॉपर। तो कॉपर आयन रिलीज होता रहेगा इससे। जैसे हम लोग पानी भी पीते हैं ना बेटा, कॉपर के बर्तन में पीते हैं आजकल, मालूम है ना? कोई नहीं रखा है, सब प्लास्टिक में पीते हैं। पहले जमाने में हम लोग ये सब पीतल ये सब नहीं पीते थे ना, कॉपर वॉपर के बर्तन में पीते थे। आज भी कई लोग यूज करते हैं, मेरे घर में भी यूज करते हैं। तो उससे कॉपर रिलीज होता है। तो कॉपर हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, पहले जमाने में राजा महाराजा लोग और जिसमें रईस होते थे वो लोग चांदी और सोने के बर्तन में खाना पानी पीते थे। सोना और चांदी,
ये दोनों जो रहता है ब्रेन के लिए अच्छा होता है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है। जैसे च्यवनप्राश भी आया था ना, सोना चांदी च्यवनप्राश, बैद्यनाथ, कौन सी कंपनी का फोन है, डाबर का तो नहीं था, डाबर का था क्या? है बजाज, बजाज का नहीं रे भाई, डाबर का वो बजाज आलमंड तेल है भाई। डाबर का बजाज, सोना चांदी च्यवनप्राश। तो उसमें क्या लगता है आप लोगों को, सोना चांदी डाले होंगे, आयंस होते हैं, समझ आ रहा है, गोल्ड और सिल्वर के आयन, तो वो हेल्थ के लिए तो ये जो कॉपर होता है ये स्पर्म को किल करता है, और इसका फैगोसाइटिक, इसका जो एक्टिविटी है उसको स्लो करता है, समझ आ रहा बात? ठीक है, फैगोसाइटोसिस को बढ़ाता है, स्पर्म को किल करके फैगोस के एक्टिविटी को, मतलब कुल मिलाकर स्पर्म का जो काउंट है उसको रिड्यूस करेगा, और उसका जो फैगोसाइटोसिस को बढ़ाएगा, मतलब फीमेल का जो इम्यून सिस्टम है उसको ऐसा एक्टिव कर देगा कि स्पर्म को इम्यून सिस्टम खत्म करने लग जाएगा। जनरली ऐसा नहीं होता है, बट इसके कारण ऐसा होता है, समझ आ रहा बात? ठीक है, तो ये इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस डॉक्टर्स के द्वारा इंसर्ट किया जाता है, ये काफी सेफ है और लंबे ड्यूरेशन तक के कॉन्ट्रासेप्शन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है भाई? कॉन्ट्रासेप्शन जो होता है वो बर्थ कंट्रोल करने का एक तरीके को बोलते हैं, ठीक है, तो एक प्रकार से बर्थ को कंट्रोल करने का, एक लंबे समय तक के बर्थ को कंट्रोल विदाउट साइड इफेक्ट एक तरीका, और इंडिया में काफी ज्यादा यूज किया जाता है इसको। एक बार इंसर्ट कर दो, बाकी ये ऊपर बैरियर मेथड नेचुरली सब, ठीक है, समझ आ रहा बात? सर और हाँ बोलो बेटा। सर ये सब चीजों से साइड इफेक्ट नहीं होता? साइड इफेक्ट जिसको होना है वो हो जाता है बेटा, जनरली नहीं होता है, जनरली साइड इफेक्ट इसके नहीं होते, पहले होते थे, अब थोड़ा सेफ बनाया गया वो तरीके से, ठीक है, अब काफी सेफ है। तो कॉपर रिलीजिंग में आपको एग्जांपल ध्यान रखना है, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 75, एंड हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज का मतलब क्या बेटा? एलएनजी एंड प्रोजेस्टेरोन। कुल मिलाकर के ये दोनों क्या है? इट एक्ट्स लाइक प्रोजेस्टेरोन। तो ये क्या करता है? यूट्रस में जाने के बाद ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता रहेगा, तो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा तो क्या होगा? हाँ, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता रहेगा तो ओव्यूलेशन इनहिबिट होगा, समझ आ रहा है, स्पर्म मोटिलिटी कम होगा, जो यूट्रस का जो थिकनेस होता है वो बढ़ जाता है। भाई प्रोजेस्टेरोन का काम क्या था? एंडोमेट्रियम, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग। थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को बढ़ाना, याद आ रहा है ना? तो ये उससे करेगा तो क्या होगा? स्पर्म की मोबिलिटी डिस्टर्ब होती है, तो स्पर्म जो रहता है भाई, अब भाई आपको मैं नॉर्मल जमीन पे चलने बोलूं और दलदल पे चलने बोलूं तो आप नहीं चल पाओगे ना, आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, वैसे ही कुछ। क्लियर हो रहा है ये? चलिए, यस ये सर। तीनों Yes, sir. एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहा हूँ, इससे क्वेश्चन आते हैं, ये आपको भूलना ही नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है? देन नेक्स्ट, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, चलिए तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होता है वो कुछ तरीकों का होता है, जैसे कुछ पिल्स में क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन ओनली, और कुछ पिल्स में क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन, सॉरी, प्रोजेस्टेरोन, एंड कुछ पिल्स में प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन दोनों होगा कंबाइंड। तो एक में कॉम्बिनेशन पिल्स होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन का या हार्मोन लाइक केमिकल का, और एक में सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होगा, ठीक है, समझ आ रहा बात? तो एक कंबाइंड पिल्स होता है और एक मिनी पिल्स होता है, एक कंबाइंड पिल हो गया और एक नॉर्मल मिनी पिल्स हो गया। अच्छा, पिल्स का मतलब क्या होता छोटी सी गोली। है? तो टेबलेट का मतलब क्या होता है? और कैप्सूल का मतलब क्या होता है? थोड़ी बड़ी गोली, और कैप्सूल तो सर प्लास्टिक का होता है जिसके हाँ अंदर सर्कल सर्कल से पिल्स हाँ होते हैं। हाँ, वो सब केमिकल होता है बेटा। अच्छा, दूसरी चीज, पिल्स का मतलब होता है स्मॉल टेबलेट। पिल, पिल जो होता है ना, पिल, PILL,
का मतलब होता है स्मॉल टेबलेट। आप लोग खाली पिल का मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नहीं समझना है। पिल का मतलब होता है स्मॉल टैबलेट, किसी भी चीज का हो सकता है, लाइक स्लीपिंग पिल। जो भी छोटा सा टैबलेट होता है उसको पिल बोला जाता है, टैबलेट नहीं बोला जाता। और जो बड़ा रहता है साइज में वो टैबलेट होता है, और कैप्सूल साइज में होता है तो वो कैप्सूल हो गया। तो एकदम छोटा है वो पिल है। हाँ, तो वो पिल हो गया। समझ आ रहा बात? ठीक है, तो ये भी एक दवा ही है। तो इसमें प्रोजेस्टेरॉन बस होगा या तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन। तो ये जो टैबलेट है, आप ध्यान से समझना। तो पहले जमाने में ना कुछ टैबलेट्स हुआ करती थी, ठीक है। आप लोग टीवी पे ऐड वगैरह देखे होंगे, माला डी ऐसे करके आता था, नहीं देखे हो? मैं ऐड वेड बहुत देख रहा हूँ तो मेरे को ध्यान है, ठीक है। तो माला डी ये सब आता था पहले, है ना। तो ये जो नॉर्मल जो पिल्स होते हैं उसको क्या करते हैं बेटा, महीने भर खाते थे। महीने भर का मतलब होता है 3 हफ्ते खाते हैं। स्टार्टिंग करते हैं कब से, ऐसा उसमें पूरा 21 दिन का शेड्यूल रहता था। स्टार्टिंग 21 दिन 24 दिन ऐसे अलग अलग टाइप का आता था पहले। तो इसमें क्या करता था, जब मेंस्ट्रुएशन चालू हो रहा है, जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ तब से लेना चालू करते हैं और लास्ट के 1 हफ्ते में छोड़ देते हैं। 3 हफ्ते खाए 21 दिन, फिर लास्ट के 1 हफ्ते में दवाई को ब्रेक कर दिए, ताकि क्या होगा बेटा, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन हो सके। नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन भी होना जरूरी है, समझ आ रहा बात? ठीक है, ओवुलेशन वगैरह की। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में आप खुद ही सोचो क्या है, प्रोजेस्टेरॉन। अगर कोई फीमेल डेली नॉर्मल डोज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ले रहा है और धीरे धीरे उसमें डोज बढ़ता है, धीरे धीरे डोज बढ़ता है, ठीक है। आप उसमें ना लिखा रहता है फर्स्ट डे, सेकंड डे, ऐसा करके ना दिन लिखा रहता है। आप ऐसे नहीं कि बीच से निकाल लिए, कई बार अपन करते हैं ना, मैं तो बीच से ही तोड़ूंगा भाई, मेरे को ऐसा नहीं होता। आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा लेना पड़ता है। उससे क्या होता है, हाँ, उस टेबलेट में क्या रहता है बेटा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल। आप शुरू में ले रहे प्रोजेस्टेरॉन कम, धीरे धीरे हाई होते जाएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे लो होते जाएगा। फिर आप क्या करोगे, टेबलेट लेना बंद कर दोगे तो क्या बंद होगा, कर मेंस्ट्रुएशन चालू होगा। मेंस्ट्रुएशन। समझ आया बात? हाँ, इसीलिए ये ऐसा काम करता है। समझ आया बात? ठीक है। तो लेकिन इसके बहुत साइड इफेक्ट होते थे, बहुत साइड इफेक्ट होते थे, ठीक है। बहुत सारी बीमारियां हो जाती थी, किसी को थायराइड, किसी को हाइपरटेंशन, तो दुनिया भर का, किसी का हेल्थ बढ़ गया इस टेबलेट के खाने से। तो साइड इफेक्ट बहुत होते थे। तो अब इंडिया में इंडियन साइंटिस्ट ने कुछ नया निकाला है, ठीक है। नए टेबलेट्स का फॉर्मेशन किया है, इसको बोलते हैं सहेली। क्या बोलते हैं? सहेली। अब लड़के लोग बोले सर दोस्त क्यों नहीं रखते, भाई लड़कों के लिए नहीं है, ठीक है, फीमेल्स के लिए है। इंडियन साइंटिस्ट ने बनाया है, इंडिया में इसको रिसर्च से बनाया गया है। तो एक नॉर्मल नाम रखा गया सहेली। तो सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स महीने भर नहीं लेना है, क्योंकि उसमें 2-3 दिन में भूल गया तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो महीने भर नहीं लेना है, फर्स्ट 2 टैबलेट एक साथ, देन वीकली लेना है एक एक टैबलेट। संडे संडे बांध लिए तो हर संडे लेते रहो। 3 महीने तक, 2 से 3 महीने तक आप ले सकते हो। उसके बाद आपको इसको ब्रेक करना है, क्योंकि नॉर्मल ब्लीडिंग भी तो स्टार्ट करना है। नॉर्मल भाई यूट्रस को एक नॉर्मल कंडीशन में तो लाना है। आप हर हफ्ते अगर टेबलेट खा रहे हो, ठीक है, तो भाई प्रोजेस्टेरॉन, उसमें भी प्रोजेस्टेरॉन रहता है। क्या रहता है? सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन वो केमिकली सिंथेसाइज्ड प्रोजेस्टेरॉन होता है, नॉट स्टेरॉइड। पहले स्टेरॉइड यूज करते थे। एक्चुअल में हमारे जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो एक प्रकार के स्टेरॉइड ही है। समझ आ रहा बात? ठीक है, स्टेरॉइड है। कई एथलीट्स वगैरह स्टेरॉइड लेते हैं ना, कई जो बॉडी बिल्डर मसल वसल बनाते हैं वो लोग यस टेस्टोस्टेरोन लेते हैं, केमिकल टेस्टोस्टेरोन लेते हैं, स्टेरॉइड लेते हैं, ऐसा मसल मास बढ़ता है उनका, ठीक है। कई बार जैसे होता है, लोग सोचते हैं कि आ, मैं चिकन एग मटन खाऊंगा तो उससे मेरी बॉडी बनेगी, ठीक है, खूब प्रोटीन लूंगा, पाउडर खाऊंगा उससे बॉडी बनेगी। बट ऐसा बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी होना जरूरी है। आप प्रोटीन खा रहे हो लेकिन टेस्टोस्टेरोन नहीं है, तो टेस्टोस्टेरोन ही मेन ब्लड वेसल सप्लाई को बढ़ाता है। प्रोटीन तभी जाएगा ना जब ब्लड सप्लाई बढ़ेगा मसल में। समझ आ रहा है? ग्रोथ ऑफ मसल टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है, मसल स्ट्रेंथ टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। तो अगर नॉनवेज और ये सब प्रोटीन लेने से अगर बनता,
तो बेचारा जो बैल होता है और जो सांड होते हैं और जो गेंडे होते हैं, उनके पास इतना मसल कहाँ से आया? देखे हो ना, जो सांड या बैल जो होता है, ऑक्स वगैरह, बुल, ऑक्स बुल को देखे हो? यस तो देखो मसल Yes. ऐसा एक बार करेगा, दीवार तोड़ देते हैं वो लोग। और जब दो बुल्स की लड़ाई होती है ना, कार वार कुछ रहेगा, चपट जाता है सब। कई लोग तो ऐसा सिंह से कार को ही पलट देते हैं बेटा, इतनी ताकत होती है। समझ आ रहा है? तो कहाँ से आया इसका मुसलमान? वो तो बेचारे नॉनवेज नहीं खाते, भी नहीं जाते। घास फूस खाते हैं। घास फूस बना खा के इतना मसल कैसे बन गया? टेस्टोस्टेरोन। समझ आ रहा है बात? तो कई लोगों की बॉडी एकदम बनती है, कई लोग बेचारे बहुत मेहनत कर करके थक जाते हैं, नहीं बनती है। सब टेस्टोस्टेरोन के लेवल के कारण होता है, मतलब कई लोगों का जेनेटिक्स होता है। समझ आ रहा है बात? ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो ये स्टेरॉइड्स है। तो पहले जमाने में जो होता था पिल्स, वो स्टेरॉइड बेस्ड होता था। तो स्टेरॉइड लेने से उसके साइड इफेक्ट भी बहुत है। उसको लेना और छोड़ना कायदे से रहता है, कायदे से लेना, कायदे से छोड़ना रहता है। तो स्टेरॉइड ज्यादा लेने के कारण उनके साइड इफेक्ट दुनिया भर की बीमारियां, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाना, डायबिटीज हो जाना, हाइपरटेंशन हो जाना, ठीक है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती थी स्टेरॉइड से। इसीलिए सहेली को इंट्रोड्यूस किया गया, एंड सहेली इज सेफ। सहेली जो रहता है वो सेफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, ठीक है। इसको किसने बनाया गया भैया, कहाँ बनाया गया? CDRI, दैट इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ। लखनऊ में इसको बनाया गया इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा। ये नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है। ये सारा जो मैं लिख रहा हूँ सब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आता है और आ चुका है नीट में। नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है ये, एंड इट इज प्रोजेस्टेरॉन बेस्ड पिल्स। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोजेस्टेरॉन। हाँ, अभी तक वो मेडिकल स्टोर वाले नहीं बने हो, इतना दिन हो गया, आपको राइटिंग समझ आने देनी चाहिए। CDRI के सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। पहली इज सेफर ड्रग, CDRI के द्वारा बनाया गया है, समझ आ रहा है। एंड दूसरा इट इज नॉन स्टेरॉयडल, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन स्टेरॉयडल है। एंड पांचवा इट इज वीकली। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहानी बताया था ना, महीने भर लेना है, ये वीकली है, वीकली पिल्स है ये। इसके क्वेश्चन सभी आ रहे हैं बेटा, पिछले 5-6 साल में 2 बार रिपीट हो गया सहेली के क्वेश्चन, क्योंकि लोग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, बहुत ज्यादा लेते हैं। हाँ, चलो हो गया। यस सर। सर वो प्रोजेस्टेरॉन के नीचे क्या लिखा है? ट्यूबलाइट आ रहा है वहाँ पे। वीकली पिल्स, 5th पॉइंट है वीकली पिल्स। कब तक ले सकते हैं? तो 3 मंथ्स तक लेते हैं जनरली। अभी स्कूल बंद है ना आप लोगों का, अब 11th का अच्छे से कर लो बेटा सब, है ना। कुछ बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि सर सिलेबस बहुत ज्यादा है 11th का, बहुत सारा है सिलेबस, फिजिक्स का नहीं हो पाएगा, इसका नहीं हो पाएगा, उसका नहीं हो पाएगा। एक ही चीज याद रखना, आपको समय जितना ज्यादा मिलेगा आप समय उतना ज्यादा वेस्ट करोगे, है ना। समय जितना ज्यादा मिलेगा उतना ज्यादा वेस्ट भी होता है, समय जितना कम रहेगा प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा होती है। तो लिमिटेड टाइम पे ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, आपको बता दो। आप एग्जाम जब देते हो अपने स्कूल के या फिर यहाँ पर, आप कब पढ़ते हो? आपको 1 हफ्ता मिलता है, लेकिन लास्ट के 2 से 3 दिन ही पढ़ते हो। गलत बोल रहा हूँ? सर ऐसे ही होता है ना, तैयारी सर लास्ट के 2-3 दिन ही होता है, तो बाकी 3 से 4 दिन क्या किए? वेस्टेज ऑफ टाइम।
समझ आया? तो अगर आपको सिलेबस एकदम भर के दे दें तो आप 2 दिन तो एक्स्ट्रा पढ़ोगे, और अगर सिलेबस कम दूंगा तो वो 2 दिन भी आप वेस्ट करोगे। तो हमेशा टारगेट को बड़ा रखो। पत्थर अगर फेंकना ही है तो चांद तक फेंकने की कोशिश करो। पत्थर फेंकना ही है तो चांद तक फेंकने की कोशिश करो। आपका दोस्त जो दूसरी मंजिल तक फेंक रहा है उससे ज्यादा दूर तो जाएगा कम से कम। समझ आ रहा है? क्योंकि आप अपनी पूरी ताकत लगा दोगे उसमें। मैं आपको बोलूं ये पत्थर को फेंक, पंखा था, लो सर फेंक दिया, हो गया। ताकत कहाँ लगाए? एक एक 2 चैप्टर दूंगा लॉलीपॉप टाइप, ताकत कहाँ लगाए? तो ताकत लगाने का समय है अभी, आप वो चीजें पढ़ चुके हो। ठीक है भाई? Yes, ऑनलाइन sir. वाले बच्चे लोग, यस सर। तो अगर आप मंडे से स्टार्ट करोगे सैटरडे संडे तक, तो बेटा अभी दिन भर टाइम है, 11th का सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने स्कूल में सबसे आगे रहोगे नीट बेसिस पर भी, क्योंकि आप बहुत पढ़ रहे हो। जो पैटर्न बनाया गया है अभी 4 महीने का टेस्ट का, उसमें आप बहुत पढ़ोगे, और 4 महीने बाद आप एक अलग इंसान रहोगे कंपेरेटिवली बाकी के, क्योंकि आप मेहनत करना सीख जाओगे, आप ज्यादा घंटे पढ़ना सीख जाओगे, आप ज्यादा समय देना सीख जाओगे, टाइम वेस्ट करना कम सीख जाओगे, और यही चीज आपके बोर्ड एग्जाम में रिफ्लेक्ट होने वाला है। समझ आया बात? और नीट में भी। ठीक है? नेक्स्ट देखिए बेटा, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। एक होता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। क्या होता है? एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है? एक होता है इमरजेंसी पिल और मॉर्निंग आफ्टर पिल। टीवी में एक ऐड आता है अनवांटेड 72। कई लोग उसको नहीं समझ पाते हैं, और वैसे तो आजकल सब बच्चे लोग समझ जाते हैं। अनवांटेड 72 टीवी में एक ऐड आता है, यूट्यूब में देख सकते हो। अनवांटेड 72 का ऐड टीवी में जो आता है, यूट्यूब में देख सकते हो। अनवांटेड 72 का नाम काफी साइंटिफिक रखा गया है। अनवांटेड मतलब अगर कोई गलती से सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया है जिस समय एग ओवुलेट हुआ है, ठीक है, या कॉन्डम ब्रेक हुआ है, या कोई भी अनवांटेड ऐसा जिसमें स्पर्म और एग की मीटिंग हो सकती है, तो हम ना चाहते हुए, भाई ना चाहते हुए भी चाइल्ड बर्थ थोड़ी ना हम परमिट करेंगे। हम नहीं चाहते चाइल्ड बर्थ हो, तो इनिशियल स्टेज में ही हम उसको रोक दें, एबॉर्शन की नौबत ना है। ठीक है? तो अगर ऐसा हुआ है कि देयर इज अ चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर स्पर्म एंट्री हो गई किसी भी कारण से, कोई भी गलती से, समझ आ रहा बात? समझ आ रहा बात? ठीक है? तो विद इन 72 आवर्स, 72 घंटे के अंदर इस टेबलेट को लेना रहता है। इसमें हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन होता है, जो तेजी से बढ़ता है और तेजी से घटता है। तो जैसे ही ये प्रोजेस्टेरोन बेस्ड ये टेबलेट को लेते हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी, समझ आया कौन सी इमरजेंसी, कैसे इमरजेंसी, तो 72 घंटे के अंदर अगर आप लेते हैं, दिन भर 3 डेज के अंदर ही लेना रहता है, तो ये क्या करता है बेटा, बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा देगा। तो बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा देगा तो क्या होगा? पहला, अगर sperm ओवुलेशन की नहीं हुआ है, पहला अगर ओवुलेशन नहीं हुआ है तो प्रोजेस्टेरोन, अभी थोड़ी देर पहले बताया, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ने से वो जीएनएच को भी कम कर देता है, तो ओवुलेशन ही नहीं होगा। कम कर और अगर ओवुलेशन हो गया है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ने से एंडोमेट्रियम का थिकनेस बढ़ेगा, ब्लड वेसल बढ़ेगा, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल फिर गिर जाएगा। एक टैबलेट खाना रहेगा, गिरेगा तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूटना चालू हो जाएगा। तो जैसे कोई सर फीमेल है, हाँ बोलो बेटा। सर लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि मीटिंग होने वाली है या नहीं? बेटा वो तो चांसेस है ना। अब भाई एक स्टूडेंट पूछ रही है कि कैसे मालूम चलेगा कि मीटिंग हो सकती है, होने वाली है। तो भाई वो तो मालूम है ना फीमेल को कि भाई वी आर इन द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस समय तो टेंशन होगा। 10 से 17 दिन यस या 10 से 20 दिन, या फिर सेकेंड वीक से थर्ड वीक के बीच में, इस बीच अगर स्पर्म की एंट्री हो रही है तो देयर इज अ चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो रिस्क क्यों ले? तो प्रोजेस्टेरोन टेबलेट ऐसा खाएंगे तो क्या होगा, हाई लेवल प्रोजेस्टेरोन होगा,
ब्लड वेसल सप्लाई अचानक से बढ़ेगी, अचानक से टूटेगा भी। तो क्या होगा कि जैसे किसी का 14th डे चल रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो ब्लीडिंग चालू होना है आफ्टर 14 डेज, ब्लीडिंग चालू हो जाएगा बिफोर 14 डेज। मतलब टेबलेट खाने के 1-2 दिन में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इरेगुलरिटी ऑफ मेंस्ट्रुएशन होगा इसमें, इसका जो मेन साइड इफेक्ट है। तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा तो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझ आया बात? सर वो इमरजेंसी पिल्स के बाद क्या लिखा है? सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन डाल दो। ये मॉर्निंग आफ्टर पिल है बेटा, मॉर्निंग आफ्टर पिल। ये मिसनोमर है, जैसा नाम है वैसा नहीं है। मॉर्निंग आफ्टर पिल का मतलब ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में लेना है, कभी भी ले सकते। समझ आया बात? इमरजेंसी Yes. पिल और मॉर्निंग आफ्टर पिल। क्लियर हो रहा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? यस सर। हम लोगों ने एक नॉर्मल महीने भर वाला देखा, 21 डेज वाला देखा, एक सहेली देखा, मिनी पिल, कंबाइंड पिल देखा। जनरली कुछ भी हो, प्रोजेस्टेरोन सब में रहेगा, या प्रोजेस्टेरोन लाइक केमिकल सब में रहेगा। समझ आया? देखो, एक प्रोजेस्टेरोन और एक प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। पिल्स में क्या नेसेसरी है, क्या नेसेसरी होना चाहिए? प्रोजेस्टेरोन। समझ आया? आप बीच बीच में यहाँ रहते हो, बीच बीच में कहीं चले जाते हो, यही होता है, ठीक है? नहीं 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 नहीं, वो ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं, लेकिन जब मैं आपसे पूछा था तब सही पूछा था मैं, है ना? चलिए, तो वो क्या है ना, थोड़ा सा फेस से थोड़ा समझ आता है कि क्या चल रहा है दिमाग में। थोड़ा सा तो अंदाजा लगा लेते हैं, गुरुजी लोगों को सब पता रहता है। नहीं, ऐसे भी मैं थोड़ा सा ना फेस रीडिंग करता हूँ, मतलब मुझे थोड़ा सा लगता है मेरे को कि मैं ऐसा कर लेता हूँ, मेरा भ्रम भी हो सकता है। कई लोग हाथ रीड करते हैं ना, मैं फेस रीडिंग करता हूँ। फेस से मैं बहुत सारे लोगों का, कई बार लोगों का इंटेंशन भी समझ जाता हूँ कि वो किस टाइप के हैं। और इवन आप मेरे को 4 घंटा छोड़ दोगे तो मैं कई बार पर्सनैलिटी भी बता देता हूँ कि भाई किस टाइप की पर्सनैलिटी। 3-4 घंटा बात करने से या 2 दिन रहने से कई बार मेरे को थोड़ा सा आइडिया हो जाता है पर्सनैलिटी। हर किसी का अलग अलग रहता है ना, सिक्स्थ सेंस रहता है। मेरा इस चीज में है सिक्स्थ सेंस। थोड़ा सा मैं किसी इंसान के बारे में परसेप्शन डेवलप कर लेता हूँ कि इस टाइप का हो सकता है, या ये चल सर, रहा है उसके दिमाग में, या हाँ बोलो बेटा। जब सिर्फ प्रोजेस्टेरोन नेसेसरी है तो उसमें सेकंड वाले पॉइंट में एस्ट्रोजन का क्या काम है? एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन भी जो होता है बेटा सप्लीमेंटल इफेक्ट डालता है ना। वो हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म कंट्रोल करने के लिए कभी कभी डालते हैं, ठीक है? तो वो अलग अलग कंपनी अलग अलग केमिकल को डालते हैं। एक्चुअल में ये प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये सिंथेटिक है ना, ह्यूमन ऐसा हार्मोन को नहीं डालते हैं। प्रोजेस्टेरोन लाइक केमिकल होता है, एस्ट्रोजन लाइक केमिकल होता है। समझ आया? इसीलिए तो साइड इफेक्ट नहीं है। अगर हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को डाल दें या उसी को लेने दें तो एक स्टेरॉइड है, तो उसका अचानक से यूज करना, अचानक से बॉडी जो रहता है अपने हिसाब से धीरे धीरे रिलीज करके धीरे धीरे कम करता है। कोई भी अचानक से बढ़ा के अचानक से नहीं कम करता है, तो साइड इफेक्ट हो जाएगा उसका। समझ आया बेटा? यस सर। क्लियर है ना? चलो बाकी अपन ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्या नहीं आ सकता? क्या मतलब प्रेगनेंसी में क्या नहीं आ सकता? अगर बेटा कुछ मेजर साइड इफेक्ट हुआ तो हो सकता है। हैवी ब्लीडिंग हो सकती है यूट्रस में, यूट्रस डैमेज हो सकता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। हमारी बॉडी में हर चीज हार्मोन से चलता है, तो इसलिए तो सेफ चीजें लेते हैं ना। ये सब क्या है, सेफ आ गया है, सहेली सेफ हो गया। पहले तो सेफ नहीं था, पहले ऐसा होता था पहले के पिल्स में। अभी के जो पिल्स है ना वो बहुत सेफ है, ठीक है? चलिए, किसी को डाउट है बेटा ऑनलाइन में? सर ये सर्जिकल मेथड आप करा दीजिए ना, की पॉइंट है। सर्जिकल मेथड नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, टाइम बहुत हो गया। Yes, sir. Okay, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. चलो, थैंक यू थैंक सर। यू वेरी मच।